ठीक है। प्रिय छात्रगण नमस्कार, मैं प्रिंस झा उद्यन ISPCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबिशाला पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रिय छात्रों, आज मैं बहुत ही गर्व के साथ ये आप लोग को सूचित कर रहा हूं कि आज से हम लोग BPSC मैथिली ऑप्शनल का कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BPSC में बहुत सारी वैकल्पिक विषय हमें चॉइस के रूप में उपलब्ध है, जिसमें एक विकल्प आपको मैथिली भाषा और साहित्य का भी मिलता है। तो प्रिय छात्रों, मैथिली भाषा और साहित्य के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय या यूं कहें कि थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा दूं। तो आप में से जो कुछ लोग मिथिला क्षेत्र से होंगे या मिथिला से बाहर के भी होंगे, वो मैथिली भाषा के बारे में जरूर सुने होंगे। अगर आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपकी भाषा और साहित्य में रुचि है, तो निश्चित रूप से आपने मैथिली भाषा और साहित्य का नाम पहले अवश्य सुना होगा। तो मैथिली भाषा के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि मैथिली भाषा की जो उत्पत्ति है, मैथिली भाषा का जो उद्भव है, वह 800 से 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इसकी यह जो है भाषा एक बहुत ही विस्तृत भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार का एक समृद्ध भाषा है। और इस मैथिली भाषा का जो सबसे मूल रूप में, अर्थात इसका जो सबसे ओरिजिन, जो साहित्य के रूप में हमें जो वर्तमान समय में उपलब्ध मिलता है, जो इसका मूल साहित्य है, वो है 1324 ईस्वी में ज्योतिरीश्वर के द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि आज हम 2022 में हैं और इसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हमें उपलब्ध है, क्योंकि भाषा और साहित्य में प्रिय छात्रों ऐसा होता है कि इसमें भी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे जो भाषा का विकास होता है, भाषा जिस तरह से समाज निरंतर प्रगतिशील होता है, भाषा का भी निरंतर विकास होता है। भाषा से बोलियां बनती हैं और वही बोलियां क्रमशः आगे जो जाकर के अन्य भाषाओं का निर्माण करती है। तो मैथिली भाषा का जो प्राचीनतम जो समृद्ध साहित्य हमें उपलब्ध है, वह वर्ण रत्नाकर है, जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर कहते हैं। और ये 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी के आसपास का जो भी पूर्वी भारत, पूरा पूर्वी भारत या यूं के पूरा उत्तरी भारत का एक समृद्ध राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ग्रंथ है, जिसमें उस समय का विशद वर्णन मिलता है। तो इन चीजों के बारे में तो हम पढ़ेंगे जब हमारा जो सिलेबस आरंभ होगा उस समय तो हम पढ़ेंगे। तो लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है BPSC UPSC मैथिली ऑप्शनल कोर्स, ये कक्षा हमारे द्वारा करवाई जाएगी। और इसका ये आप मोबिशाला का ऐप डाउनलोड करेंगे और वो इंस्टीट्यूट कोड UDYA 2022, ये हमारा इंस्टीट्यूट कोड है। इस कोड को मोबिशाला के ऐप पर आप यूज करके हमारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि BPSC UPSC में बहुत सारे वैकल्पिक विषय उपलब्ध हैं, तो आप मैथिली भाषा का ही चयन क्यों करें? तो सबसे बड़ी बात है कि मैथिली भाषा का ही चयन क्यों करें। तो संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षे प्रमाणम किम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अगर आप किसी भाषा, आप जो वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके सिलेक्शन में वैकल्पिक विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वह आपके करियर को संवार सकता है या तो बर्बाद कर सकता है। तो आपको जो है एक ऐसा वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए जिसमें आप सहज हों, और सहजता केवल आपकी ही ना हो, एग्जामिनर की भी हो। एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी वो सब्जेक्ट सुटेबल हो। आपने सुना होगा, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पहले भी सुना होगा कि इस साल इस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, उस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे जितने भी स्थापित शिक्षकगण हैं या जो यूट्यूब चैनल पे जो प्रमुख यूट्यूब चैनल्स हैं या अन्य जो भी प्रबुद्ध लोग जो इस सिविल सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनसे आप जब ये जानकारी प्राप्त करेंगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड, अगर आप कोई पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के टीचर से जाके पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको तो यही बताएंगे कि हाँ पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है। अगर उनके कोचिंग में जाके पूछेंगे या उनसे अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये आपको इस सब्जेक्ट के विषय में लगभग ये सभी टीचर कहेंगे कि ये सब्जेक्ट काफी अच्छा है। ये सब्जेक्ट का सिलेबस भी बहुत छोटा है। सिलेबस बहुत छोटा होने के कारण आपको इसका GS
का अध्ययन करने में अधिक समय मिलेगा। और चूंकि इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, सिलेबस तो छोटा है ही और साथ ही साथ मार्किंग पैटर्न और इस सिलेबस के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो मतलब जो कंटेंट है, जो हमारा पाठ्यक्रम वो स्टैटिक है, स्थित है, मतलब एस्थेटिक है। इसमें जो है सिलेबस में वेरिएशन नहीं आता। जैसे एलएसडब्ल्यू, लोग कहते हैं कि एलएसडब्ल्यू का भी सिलेबस तो कांस्टेंट है। वो ठीक है भाई, कांस्टेंट तो है, वो बढ़ता नहीं है, जो उसका सिलेबस है ठीक है। लेकिन जैसे अभी देखिए मोदी गवर्नमेंट न्यू लेबर कोड लेके आ रही है, 4 नए लेबर कोड लेके आ रही है। अब वो जो है, जब आपको आंसर में लिखेंगे आप, जो अलग अलग उसमें फैक्ट्री एक्ट है या अन्य बहुत सारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, तब वो जो एक्ट है उसमें 2016 में संशोधन किया गया है। अब नया 4 लेबर कोड लेके आया गया है। तो इन चीजों को नए इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, तो उसको आप लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप केवल डायरेक्ट जो है उसको मतलब वो जो नोट्स लेके मगअप करके उसको लिख के आएंगे और उसको मतलब अपडेट नहीं करेंगे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और जो भी आईएलओ का रिपोर्ट है, इन चीजों से आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ क्या है कि एक बार आपका जब ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि भाषा और साहित्य है, इस भाषा और साहित्य के सिलेबस में जो एक बार आपका तैयार हो गया वही बार बार आपको लिखना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, आराम से एक बार आप अध्ययन कर लीजिए। आप 67वीं का एग्जाम देंगे, 68वीं का, 69th, 7th, एक बार ये सिलेबस पूरा कवर हो गया और आगे आपको हमेशा कोई भी जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है। एक बार पढ़ लिए, जैसे मैथिली भाषा में भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का क्या स्थान है। भारतीय भाषा परिवार को परिभाषित करते हुए भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान निरूपित करें। अब ये 65वीं में पूछा, हो सकता है 67वीं में भी पूछ लेगा। अब इसमें आपको कुछ नया ऐड नहीं करना है, भारतीय भाषा परिवार वही है, उसे मैथिली का कहाँ स्थान है वो वही है, जो उसका कंटेंट है वो फिक्स है, चाहे आप 2022 में लिखें कि 2032 में लिखें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें क्या है कि चूंकि और आपको ये भी पता होगा, नहीं ये पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन होता है, या एलएसडब्ल्यू है, या हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तो चले ठीक भी है, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में भी ठीक नहीं है, हिस्ट्री में भी क्या होता है कि नया नया रिसर्च होते रहता है। अब राखी कड़ी नाम का एक नया साइट खोजा गया था, उससे हो सकता है कि उससे वो रिलेट करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर लें वो, तो वहां पे नया नया अपडेट्स होते आ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है, करते हैं टीचर्स, क्योंकि हर साल एग्जाम होता है तो नए नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो अगर आपका आंसर उस मानक के अनुरूप नहीं होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका एक बार अच्छे से तैयार हो गया तो फिर आपको आराम से दूसरे विषय में जीएस पे फोकस करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो मैं जो आपको कह रहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाणन की, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका उदाहरण जो हाल में ही 65वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसका मार्कशीट भी अपलोड कर दिया गया है। तो उसमें आप देखिए कि जो अलग अलग में 2-4 सब्जेक्ट्स के जो टॉपर्स हैं उनका मार्कशीट, और मैथिली के जो टॉपर्स हैं उनका मार्कशीट, मैथिली ऑप्शनल में मैं ऑप्शनल विषय में अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्कशीट का प्रदर्शन दिखाता हूं 65वीं फाइनल रिजल्ट में। उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही देखिए कि मैथिली कहां स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे, आपको जैसा कि पता होगा 65वीं बीपीएससी के टॉपर श्री गौरव सिंह जी हैं, जिनका 181 मार्क्स, परहैप्स मैं कंफर्म कर लेता हूं एक मिनट, उनका भी मार्कशीट मेरे पास है, उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। ये गौरव सिंह जी का मार्कशीट है, ये बीपीएससी 65th के टॉपर हैं, और इनका जो ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनमें इनके 182 नंबर है, 182 182 मार्क्स है, और इनके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं। जीएस1 में भी 191 नंबर है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे रैंक लाने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आपका ये जो ऑप्शनल अगर कांस्टेंट है, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर, और एक बार आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है तो फिर आप जीएस पर भी, और मैथिली में तो आपको जीएस में पढ़ने के लिए अधिक समय भी मिलेगा। तो इसका देखिए, इनका देखिए ज्योग्राफी में 182 नंबर है, जो इनका रैंक 1 है 65वीं बीपीएससी में। इसके बाद कुछ और मार्कशीट देखिए, इनका ज्योग्राफी था, टॉपर है, 182 नंबर है। इसके अलावा मैं पहले कुछ और ऑप्शनल, दूसरे ऑप्शनल्स के मार्कशीट दिखा देता हूं, फिर मैथिली का भी देख लेंगे हम। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है इनका, इनमें 158 नंबर इनका है। ये जो हैं, इनका भी नाम जान लीजिए, कुंदन ठाकुर जी हैं, सेलेक्टेड हैं 65वीं बीपीएससी में। इनका देखिए जीएस1 में 170 नंबर है, जीएस2 में 129 नंबर है, ये दोनों काफी अच्छे मार्क्स हैं। और लेकिन इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मात्र 158 नंबर है, 158 मार्क्स, जो कि इनके जो जीएस के जो जैसा प्रदर्शन है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। इनका ऑप्शन में और अच्छा नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस तो
वेरिएशन है उसमें। क्या है कि नए नए चीज अपडेट करने पड़ते हैं, करंट से चीजों को बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ता है, और फिर मार्किंग सिस्टम भी काफी वेरिएशन है उसमें। कभी किस साल अच्छा मार्क्स आएगा, कभी खराब मार्क्स आएगा। तो इस बार उनका परफॉर्मेंस पब्लिक एडमिशन का खराब रहा है, तो इनमें 158 नंबर ही इनको मिले, लेकिन जीएस के बलबूते इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। उसके बाद जो है एक और अलका सहाय जी का भी मार्कशीट है हमारे पास। अलका सहाय जी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इनके जीएस1 में देखिए 195 मार्क्स, जीएस1 में इनका 195 मार्क्स है, जीएस2 में 126 नंबर है। तो जीएस1 और जीएस2 इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स है। और लेकिन इनका ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इनका है 163, 163 नंबर मात्र इनका है, जबकि इनका जीएस1 में 195 नंबर है। अब जिस कैंडिडेट का जीएस1 में 195 होगा और जीएस2 में 126 होगा, और उनका जो है ऑप्शन में मात्र 163 नंबर है एंथ्रोपोलॉजी में, तो वही है कि इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनका भी ऑप्शनल में मार्क्स कम हो जाता है। हर वर्ष अलग अलग समस्या है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हर वर्ष अच्छा ही मार्क्स आता है, और उसका सिलेबस भी फिक्स है, आपको अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। वो जो समय की बचत होगी उसको आप जीएस में, हिस्ट्री में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, करंट अफेयर्स में, और जो पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन, उसमें आप यूज करेंगे तो ओवरऑल आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये तो अन्य सब्जेक्ट्स की बात रही। अब हम अपना विषय अर्थात हमारा जो मैथिली भाषा और साहित्य है उसमें जो किस प्रकार का 65वीं में मार्क्स आया है वो देख लीजिए। ये नित्यम कुमार गौरव जी हैं। इनका देखिए मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में 184 नंबर आया है इनका, 184 मार्क्स हैं, और गौरव सिंह जी का 181 नंबर आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। जो टॉपर हैं एक रैंक उनसे भी अच्छे नंबर है इनके। और जीएस1 में इनका 162 नंबर है, क्योंकि ये हमारे मित्र भी हैं। और इनका जो है डीआई गलत हो गया था, डाटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल होता है, तो उसमें बीपीएससी में क्या होता है कि मतलब स्टेप मार्किंग बहुत कम ही करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि इनका कैलकुलेशन में कुछ एक जगह एरर हो गया था, तो फाइनल आंसर में उसका कुछ वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ गया था। तो इनमें इनको जो है जो 10 मार्क्स के प्रश्न थे उसमें इनको 4 मार्क्स दिया है, और एक जगह तो इनको काट के 0 भी कर दिया है। तो इस वजह से एक सेक्शन में जो जीएस1 में इनके मात्र 162 जो आप देख रहे हैं, इनका करीब 180-82 नंबर रहा था, लेकिन वो कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन में जो फाइनल आंसर में थोड़ा सा जो वैल्यू कैलकुलेशन में जो थोड़ा एरर हो गया, इनके वजह से इनका कम हो गया। नहीं तो इनका ओवरऑल 91 रैंक है, तो इनका और भी अच्छा मार्क्स हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा इनमें एरर आ गया है। लेकिन हम तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि इनका ऑप्शन 184 नंबर है, जो काफी आउटस्टैंडिंग मार्क्स है, और ये इनके 91 रैंक लाने में सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मार्क्स जो मैथिली सब्जेक्ट्स का है वो भी देख लीजिए। इन्होंने अपना नाम हाइड कर रखा है, और इनका देखिए मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में 185 नंबर, 185 मार्क्स है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा मार्क्स है। तो इनका जीएस1 जीएस2 में थोड़ा सा जनरल स्टेज में इनका परफॉर्मेंस पुअर था, लेकिन मैथिली के दम पे इन्होंने इंटरव्यू कॉल अर्जित कर लिया। इंटरव्यू कॉल इनको हो गया था मैथिली के बलबूते पर। यानी मैथिली में इतनी शक्ति है कि अगर आप उसमें अच्छा से परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा आंसर लिख के आएंगे। वो आंसर कैसे लिखना है वो सब जब हमारी क्लास विधिवत रूप से स्टार्ट होगी तब उन चीजों पर हम आएंगे, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए 185 नंबर इनको है। रोहित कुमार झा जी की मार्कशीट है, इनके भी मैथिली में 183 नंबर है, 183 मार्क्स। इनका जीएस1 और जीएस2 में थोड़ा परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन मैथिली के बलबूते इन्होंने इंटरव्यू कॉल कर लिया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे मार्कशीट हैं। अभी 65वीं का मैंने आपको दिखाया है, आप 64वीं, 63वीं, 60 से 62वीं में 209 नंबर हाईएस्ट मार्क्स है मैथिली ऑप्शनल में। संजय मिश्रा सर का है, वो अभी बिहार वित्त सेवा में उच्च पद पर अभी आसीन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप अन्य भी यूट्यूब चैनल और अन्य भी शिक्षकों से प्राप्त मैंने जानकारी लेंगे तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। सिलेबस बहुत छोटा है, काफी आसानी से मैंने 40 से 45 कक्षा है, 40 से 45 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और वो 40 से 45 घंटे में आपको अच्छे से अगर मैं समझाऊंगा उनको उन चीजों को, अगर आप उन चीजों को मेमोराइज कर लेंगे और अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आप श्योर होकर चलिए कि 180-82 नंबर के आसपास आप निश्चित रूप से लाएंगे, और अन्य सब्जेक्ट्स पर अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन करके आप अच्छा रैंक सुनिश्चित कर लेंगे। ये तो बातें हुई कि मैथिली साहित्य क्यों लेना चाहिए। इस चीजों पर मैंने आपको एक विस्तृत चर्चा हमारी और आप में हो गई। अब जो है ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उद्यन ISPCS संस्थान, इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा संस्कृति, साहित्य, सभ्यता इन चीजों से अपने आप को ज्यादा जुड़ाव महसूस करता हूं और अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि अगर आप साहित्य
विषय पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति, इन जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं और आधुनिक मूल्य, ऐसा नहीं है कि जो आदमी परंपरागत मूल्य अर्थात जो शाश्वत मूल्य है उन चीजों का धारण करता है तो वो आधुनिक नहीं हो सकता। आधुनिक मूल्य को भी धारण करना चाहिए, जैसे परंपरागत मूल्य, जैसे माता पिता का आदर करना, हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना, हमारे साथ अगर कोई स्त्री है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके बाद हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें प्रेम देना, ये सारे शाश्वत मूल्य हैं जो हमें हमेशा से धारण करना चाहिए। और मानव समाज अगर प्रगतिवादी समाज है तो इन शाश्वत मूल्यों का धारण करके ही है। और आधुनिक मूल्य जो है, जैसे दहेज प्रथा का उन्मूलन है या बाल विवाह है, ये जो दकियानूसी होती है या जो कर्मकांड है या जो ऐसी चीजें जो हमारे मानव समाज को पीछे की ओर ले जा रही हैं, उन चीजों का विरोध करना ही आधुनिकता है। तो हम साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे मैथिली भाषा में, मैथिली साहित्य का इतिहास, तो वहां पर हम जो है परंपरागत मूल्य और आधुनिक मूल्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो वहां पे मैं आपको बताएंगे कि जो वर्तमान में जो आधुनिक मैथिली कथाकार हैं या जिन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, वो किस प्रकार से जो आधुनिक मूल्यों का धारण करते हुए भी, आधुनिक मूल्यों को अपनाते हुए हैं और साथ साथ ही परंपरागत मूल्यों को भी संरक्षण की बात करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे भारत का संविधान है, उसका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो हमें अपने जो प्राचीन विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी में जो GS1 का जो पेपर है उसमें आर्ट एंड कल्चर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि हमारे जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसका हम संरक्षण करें, उसका सम्मान करें। अगर हम ही अपने संस्कृति और सम्मान का संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा दूसरा, ठीक है। इसीलिए हर किसी को अपनी संस्कृति और का संरक्षण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जैसे यूनेस्को के द्वारा हाल में ही जो बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उसको मतलब अपना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें उनको शामिल किया गया है। तो ये आप समझ ही सकते हैं कितने गौरव की बात है। और बिहार और बंगाल का जो मिथिला और बंगाल की जो संस्कृति है वो काफी हद तक समान। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये हमारा इंस्टीट्यूट है उद्यन IS-PCS स्टडीज। उद्यन जो है ये उदयनाचार्य जो है कि 10वीं सदी के एक बहुत ही बड़े न्याय शास्त्र के विद्वान है। आपको पता होगा कि जो न्याय शास्त्र है और उसके बाद इसके अलग अलग जो भी और शास्त्र हैं, उसमें जो 4 शास्त्र हैं वो मिथिलांचल में ही उत्पत्ति हुई है। न्याय का हुआ, वैशेषिक का हुआ, या आप गूगल, मैं आपको ये छोड़ रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करिए और ये फाइंड कीजिए कि जो 5 दर्शन कौन कौन से हैं, और उसमें 4 दर्शन जो है वो मिथिला का है। तो ये जो उदयनाचार्य हैं 10वीं सदी के हैं और ये न्याय दर्शन के प्रमुख विद्वान हैं। तो अहाँ का हम एक बात और कह चाहब कि हमर जो जन्म स्थान है उदयनाचार्य के जे डी छनि वहीठाम मोर जन्म स्थान है। एक हमरा लए गर्व के विषय है कि जब हम जो है भूमि से संबंध रखे छी। तो हमर जो संस्थान है उद्यन IS-PCS स्टडीज, तो ये जो है उनके मैंने कृपा और उनके कृपा कहियो, उनके कृपा से और मैंने प्रेरणा से संस्थान के निर्माण भेले हन और जे ई अहाँ सब अहाँ सबके बीच अछि। तो हम एक बात अहाँ सब कह चाहब कि अहाँ सब हमरा से जुड़बै तो अहाँ के की लाभ है, मैंने आप हमसे जुड़िएगा तो क्या बेनिफिट है आपको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 7-8 वर्षों से लगातार BPSC और UPSC में मैथिली ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल हो रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मेरा अपना एक गहन रिसर्च है, अपना स्टडी है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। और ये जो आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये GS के साथ ऑप्शनल में भी वो चीज मान्य है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, जो BA, MA, BSc, BTech, इन चीजों में जो आप एग्जामिनेशन जो देते हैं यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम देते हैं, और सिविल सेवा में जो UPSC का जो होगा एग्जाम या BPSC का जो एग्जाम आप देंगे, तो सिविल सेवा का एग्जामिनेशन का पैटर्न और उसमें पैटर्न में जमीन और आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे आपको ऐसे टीचर्स की आवश्यकता होगी, ऐसे अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की नॉलेज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या है कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी हमारी होनी चाहिए। केवल सुपरफिशियल नॉलेज से आप अच्छा मार्क्स नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से आप BA, MA में पढ़ते थे या BTech, MTech में करते थे, वैसे आंसर्स अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये 100% ट्रू है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए ऐसे टीचर्स, अगर आप कोई BA, MA वाले या कोई ऐसे लोग से पढ़ लेंगे या कुछ उस तरह का नोट्स उठा लेंगे जो उस प्रश्न की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो आप निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे पास जो अनुभव है, तो मैं उस अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाऊंगा। और मैं चूंकि मैं खुद भी अभ्यर्थी रहा हूं, तो मुझे पता है कि परेशानी कहाँ आती है। एक सिविल सेवा की तैयारी करना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है, अगर आप नए नए शुरू कर रहे हैं तो काफी जोश होगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और BPSC की परीक्षा आपको पता ही है कि काफी लॉन्ग टर्म, BPSC का UPSC का भी एग्जाम है, काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस में होता है। तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल पेन बहुत ज्यादा होता है।
तो उस मेंटल फ्रस्ट्रेशन और मेंटल पेन में ये जो आपका ऑप्शनल है वो आपको परेशान ना करे, ये आपको निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। तो मेरे तरफ से ये होगा कि हम जो है आपको एकदम अप टू डेटेड कंटेंट देंगे। जो हमारा कंटेंट होगा वो बिल्कुल ही अप टू डेटेड होगा, प्रश्न के प्रकृति के मांग के अनुरूप होगा। जैसा प्रश्न जो पूछा जाता है बीपीएससी यूपीएससी में, जिस प्रकार प्रश्न की मांग होती है, आंसर भी उसी प्रकार दिया जाएगा। और जो हम जो पढ़ाएंगे अपने नॉलेज के आधार पे, जो हमारा जो अपना नॉलेज है बीपीएससी यूपीएससी का इतने वर्षों का, 8-9 वर्षों का, तो उस नॉलेज के आधार पे किस प्रकार से कॉपियों का मूल्यांकन बीपीएससी में किया जाता है, किस प्रकार से कॉपियों का मूल्यांकन यूपीएससी में किया जाता है, मेरा किस प्रकार का अनुभव रहा है, अन्य टॉपर्स का किस प्रकार का अनुभव रहा है, इन सभी चीजों को समेट करके आपको एक ही जगह पर इन सभी चीजों का सारगर्भित रूप में दे दिया जाएगा ये। और हम आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह जो प्रॉपर गाइडेंस होता है उसके साथ जुड़े रहेंगे। और ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, होगा ही, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं आप लोग, कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसका काफी बेनिफिशियल है। ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि आपको फिजिकल क्लासेस में वहां पे जाना पड़ता है, जाने आने में काफी टाइम लगता है, ट्रेवल करना पड़ता है। अगर आपका क्लास किसी एक दिन का क्लास छूट गया तो उस दिन का टॉपिक आपका मिस हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि आपका सारा क्लासेज टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स में आएंगे, एक एक टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव। और टीचर्स के पास एक अपनी समझ होती है, उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट्स को कहां पे परेशानी होती है, तो वो उस हिसाब से लेक्चर ही फ्रेम करते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स को हर एक पॉइंट पर वो आराम से ऑनलाइन क्लास में फोकस कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उससे आप लगातार हमसे टच में रह सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें सब्जेक्ट में ऐसी कोई दुविधा ही नहीं होगी। जब एक बार जब टॉपिक आरंभ हेते और जब एक एक परत दर परत खुल जाते तो वो अपने यहाँ के सब बात क्लियर हो जाए। बहुत विशेष कोनो मैथमेटिक्स नहीं है जे एगो सवाल नहीं बने बता दिलिए दोसर नहीं बनते, से बात नहीं है। जे एक बार बन गए वो बन गए, बात खत्म है, ज्यादा परेशान होकर कोनो बात नहीं है। वह कहलौं कि एहि उदयनाचार्य के दिस हम छी तो उनके नाम पर संस्थान जे से मतलब बनायल गेलै। आब जे छै मार्कशीट तो अपने सब देखे चुकल छियै। मार्कशीट के बाद छै से एकटा बात हम और कहब कि जे छै से अपना सब साहित्य जे छै ने, चाहे अहाँ कोनो भी मतलब बैकग्राउंड से छी, तो साहित्य पर जरूर पढ़बाक चाहिए। जीवन में जे छै साहित्य के बड़ पैघ स्थान छै। साहित्य समाज के दर्पण कहल जाइ छै। साहित्य के माध्यम से मतलब समाज में की नीक चल रहा है, समाज में की बेजाय चल रहा है, केहन हेबाक चाहिए, अहाँ की विचार है, ई सब जरूर छै। अहाँ चाहे साइंटिस्ट छी, इंजीनियर छी, डॉक्टर छी, साहित्य छै से सबके पढ़बाक चाहिए। अहाँ के एकटा बात है तो मानस बिहारी वर्मा रहथिन, ओ जे छथिन जहाँ ई तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ओहिमे डायरेक्टर के पद पर रहथिन। आ डॉक्टर अब्दुल कलाम जब भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहथिन, उनका साथ प्रोजेक्ट पर काम करथिन। अब वो एरोनॉटिकल इंजीनियर रहथिन, साइंटिस्ट रहथिन, आ तकर बादो वो मैथिली भाषा के साहित्यकार रहथिन, एकदम एक पैघ साहित्यकार, उच्च कोटि के साहित्यकार, दरभंगा के रहथिन मानस बिहारी वर्मा। तो उनका साहित्य के अपन जीवन में स्थान दिलखिन। तो हॉबी नहीं पूछे कि बीपीएससी यूपीएससी आपका हॉबी क्या, तो साहित्य में रहबाक चाहिए, साहित्य में रुचि जो है जरूर रहबाक चाहिए। तो साहित्य के माध्यम से अहाँ के जीवन में की छै, साहित्य में अहाँ के मनोरंजन भी, जहाँ जब फेसबुक यूट्यूब पर फालतू के टाइम बर्बाद कर रहा छी, अगर वही में कोनो नीक कथा, नीक निबंध, कुछ नीक आलोचना, ठीक है, कोनो नीक पद, कोनो नीक गद्य, ई सब रचना अगर पढ़बे अहाँ के मनोरंजन और कुछ ज्ञानवर्धन से होयत। तो हम हॉबी के टाइम में भी मैथिली के अन्य भाषा के भी साहित्य जे छै से पढ़बाक चाहिए। पत्र पत्रिका ई सब आदमी के एक हॉबी के तौर पर विकसित करे चाहिए। एक ई संप्रभु और संस्कृति के लक्षण छै, नीक बात छै। ई अहाँ के अपना हॉबी के तौर पर भी डेवलप करबाक चाहिए, हर एक व्यक्ति के डेवलप करबाक चाहिए। ई नहीं छै कि बीपीएससी यूपीएससी वाला आमो आदमी छै तो ओकरा डेवलप करबाक चाहिए। एहि से समाज छै ने, आई जे समाज में तो जकरन आबि गेलै, तरह के समाज से मतलब पिछड़ रहल छै, आधुनिकता में आगू बढ़ि रहल छै, लेकिन सोच में पाछू जा रहा है समाज। ओकर कारण ई छै कि साहित्य से दूरी भऽ रहल छै। साहित्य नीक चीज छै, साहित्य पर रुचि हेबाक चाही। तो ई सब बात हम कहलहुँ कि और एकर जे छै से प्रशासन में भी बहुत उपयोग छै। जेना कि अहाँ देखियौ कि अहाँ गरीबी के बारे में पढ़बै कि गरीबी रेखा भारत में 22% गरीबी छै, तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग ई छै। हाँ, रंगराजन समिति के मुताबिक गरीबी के प्रतिशत एते छै। जीएस में सब पढ़ि लेबै, इकोनॉमिक्स में सब छै। लेकिन अब ओहिमे ई छै कि अब जखन अहाँ साहित्य पढ़बै, राजकमल के कथा पढ़बै, ललका पाग, ठीक छै, या कन्यादान आ द्विरागमन पढ़बै हरिमोहन बाबू के, ठीक छै, भफाई चाहक जिंदगी पढ़बै जे बेरोजगार युवक के बारे में भफाई चाहक जिंदगी लिखलखिन हन। ओहि समय की छै कि आदमी के भावनात्मक पक्ष के चित्रण होइ छै। जेना अहाँके हम उदाहरण दै छी कि एगो भफाई चाहक जिंदगी लिखलखिन हन सुधांशु शेखर चौधरी। ओहिमे ओ कहलखिन हन कि जेना चाय होइ छै ने, तऽ चाय जो भाप निकलै छै, एकटा बेरोजगार आदमी के
जिंदगी मतलब वह भफाइत चाहक जकाँ होइ छै, जेना चाह से निकलै छै आ ओकर भाप निकलि निकलि कऽ अदृश्य भऽ जाइ छै, बिला जाइ छै। ओनाहिते जे छै एकटा बेरोजगार युवकके, बेरोजगार युवतीके जब मन स्थिति होइ छै, ओकर आशा होइ छै, ओकर आकांक्षा होइ छै, जीवनके प्रति जे लगाव होइ छै, जे प्रेम होइ छै, स्नेह होइ छै, जे ओकर मनोरथ होइ छै, ओ ओनाहिते चूँकि ओकरा पास आर्थिक स्थिति ओहन नहि छै, आर्थिक रूपसँ विपन्न छै, ओकरा पास कोनो उपाय नहि छै, तऽ ओकर इच्छा मनोदशा सब उएह भफाइत चाहक जकाँ होइ छै। एहि प्रकारके मनोरम चित्रण जे छै से साहित्यमे कयल जाइ छै। ई सब जखन हम पढ़बै, ई सब कथा पढ़बै, उपन्यास पढ़बै, नाटक पढ़बै, निबंध पढ़बै, तऽ एहि सब जखन पढ़बै ने तखन ई सबके परत दर परत खोलबै तऽ अहाँके और रुचि आयत। ठीक छै, तऽ ई सब चीजके अपना साहित्यके, और ई सब चीज प्रशासनमे भी उपयोगी छै। अहाँके सिविल सेवक काल्हि बनबै, अगर अहाँ मानियौ कि बिहार प्रशासनिक सेवामे जाइ छियै, बिहार पुलिस सेवामे जाइ छियै, अगर अहाँ ई सब साहित्यके पढ़ने छियै तऽ अहाँके अंदर एकटा भावनात्मक पक्षके उदय है, जे समाजके जे कमजोर वर्ग छै, गरीब छै, दलित छै, वंचित छै, उपेक्षित लोकसभ छै, ओकरा प्रति अहाँके करुणा आ सहानुभूतिके विकास है, और अहाँ एकटा बेहतर सिविल सेवक और सिविल सेवक जे छै से बनि कऽ समाज और देशके सेवा कऽ सकै छियै, और समाज देशके आगू बढ़ा सकै छियै। साथ साथ अहूँ एकटा बेहतर व्यक्ति और बेहतर व्यक्तित्व और बेहतर मानवके रूपमे जे छै से अपन इतिहासमे, अपन परिवारमे, अपन समाजमे नाम जे छै से राखि सकै छी, अमर कऽ सकै छी अपन नाम अहाँ। कियाकि कोनो साहित्यकार जब लिखै छथिन साहित्यके द्वारा, जखन ओ साहित्य लिखने रहै छथिन तखन तऽ अमर नहि होइ छथिन। जब ओ साहित्य लिखला और ओकर ओ साहित्यके काल जयी भऽ जाइ छै, जकर ओहन प्रकारके विचार राखै छथिन, तऽ पूरा समाज, जेना हरिमोहने झा कन्यादान लिख के पूरा मिथिला मैथिलीके पूरा भारत स्तर पर प्रसिद्ध कऽ देलखिन। जखन ओ लिखने रहथिन तखन तऽ हुनको नहि बुझल छलै, लेकिन हुनकर रचनामे एहन प्राण तत्व छलै जे पूरा जे छै से मिथिला और मैथिलीके जीवित कऽ देलकै। तो ई सब प्रकार से अपना सब देख लेलिए कि जे मैथिली की छै, मैथिली भाषा साहित्य की छै, मैथिली ऑप्शनल किया लेबाक चाही, ये सब बात पर हम देख लेलिए। हम अहाँके की प्रोवाइड करब सेहो अहाँ सबके हम बता देलहुँ। तऽ आब जे छै से एकर जे नेक्स्ट रूपमे हम जे छै मैथिली सिलेबस देख ली कि मैथिली सिलेबसमे की प्रकारके छै। लेकिन मैथिली सिलेबस देखलासँ पहिले एकटा और बात हम स्पष्ट रूपसँ कनि कहिए दी, कियाकि बात घोलमोल केनाइ ठीक नहीं होइ छै। देखियो मैथिली बीपीएससी के परीक्षा में प्रश्न के दोहराव के प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, रिपीटेड प्रश्न बहुत ज्यादा बीपीएससी में है, और मैथिली में अहाँ के और भी बहुत प्रकार के रिपीटेड प्रश्न से पूछल जाए छै। जेना अहाँ देखियो मैथिली भाषा के उद्भव और विकास पर पहिल टॉपिक है। ई टॉपिक से 60 से 62 में प्रश्न पूछल गया, 65 में प्रश्न पूछल गया है, 56 से 59 में प्रश्न पूछल गया है, 48 से 52 में प्रश्न पूछल गया। अब मात्र एक टॉपिक है, अब देखियो लगभग हर वर्ष ई सब प्रश्न आबि रहल है, अल्टरनेट एक बीच में वर्ष छोड़ के। अहिना देखियो मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम है, ऐसे 66वीं में पूछल गया प्रश्न, 64वीं में पूछल गया, 63वीं में पूछल गया, खाली 65वीं में नहीं पूछल गया, 63, 64 खाली 65 में नहीं पूछल गया, 66 में पूछल गया। तब एहि प्रकार से हम एहिठाम देखियो अहाँ के पीडीएफ मिल जात, अहाँ के देख लेबे कि बतेबे तो बहुत नंबर भ जेते। मतलब कहबाक सारांश ई कि एहिठाम रिपीटेड प्रश्न बहुत ज्यादा होइ छै, और बीपीएससी का जो सिलेबस है 2 सेक्शन में बांटल छै। तो सेक्शन पहले प्रश्नों देख लियो, तकर बाद जे से देखियो प्रश्न ई छै 2021 में मैथिली भाषा और साहित्य 66वीं बीपीएससी के प्रश्न छै। अभी 66वीं बीपीएससी के जो प्रश्न है एकरा देखियो 2 सेक्शन में बटल है। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्न के उत्तर देबाक छै। तो एकर जे छै से 3-3 जे ई खंड 1 छै, एमे 6टा प्रश्न पूछल छै। एहि 6 गो प्रश्न में से 3टा प्रश्न के उत्तर मात्र देबाक छै। ई एक बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत आसान। अगर अहाँ यूपीएससी के देखबे, यूपीपीसीएस के देखबे, तो ओहिठाम जे छै सब एतेक विकल्प नहीं लै छै, बहुत कम विकल्प छै, वो लगभग पूरा सिलेबस पढ़ पड़े छै। एहिठाम जे छै मात्र 6 गो प्रश्न में से 3टा प्रश्न के उत्तर देबाक छै। आ ओहो 3 गो प्रश्न मतलब जे छै पहिल 3 प्रश्न जे छै ओ भाषा विज्ञान से छै, अर्थात मैथिली भाषा के इतिहास से छै, और 4वीं, 5वीं आ 6ठम प्रश्न जे छै मैथिली साहित्य के इतिहास से छै। मतलब लगभग वो बांटे के चलिए 3 गो मैथिली भाषा के इतिहास से, 3 गो मैथिली साहित्य के इतिहास से। अहाँ अगर मैथिली भाषा के इतिहास से अगर पूरा कंप्लीट पढ़ि लेलिए तैयो अहाँ जे छै से 3टा प्रश्न उत्तर दऽ सकै छी। ई कनि रिस्क रहतै जरूर कि भऽ सकै छै कहीं एक आध क्वेश्चन 19-20 कऽ दे, लेकिन हम तो अहाँके सब पढ़ाए एहन आसान तरीका से पढ़ेबै कि सबटा चीज छै से क्रिस्टल क्लियर भऽ जेतै। ओहिना जे सेक्शन 2 में भी 6 गो प्रश्न छै, जाहिमे 12वां नंबर के जो प्रश्न होइ छै ई जे छै निम्नलिखित अवतरण में से कोनो 2 अवतरणक स्वप्रसंग व्याख्या करू। 12वां प्रश्न कंपलसरी होइ छै, एहिमे स्वप्रसंग व्याख्या करैके छै। मात्र 2 गो, कोनो 2 अवतरण के। एहू में छै से 7 गो व्याख्या ला प्रश्न देल गेल छै, ठीक छै। अब एहि 7 गो जे छै व्याख्या में से सिर्फ 2 गो के व्याख्या करैके छै।
मतलब देख रहा कि कते ज्यादा विकल्प उपलब्ध छै। 7 गो व्याख्या में सिर्फ 2टा व्याख्या करे, ओहूमे 7 गो अहाँके विकल्प छै, मात्र 2टा के अहाँके चयन करे के छै। एहि प्रकार से देखे कि मतलब ई छै बहुत ही आसान, लेकिन आसान के सेंस ई नहीं है कि अहाँ नहीं पढ़बै तो सब चीज मुश्किल भऽ जाइ छै। पढ़ाओ जरूर पड़तै, मेहनत, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम छै, एहिठाम आसान छै तो सब लए आसान छै, आसान है तो केवल अही आसान नहीं है, आसान है तो सबके लिए आसान है। तो आपको अगर अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, जैसा 60वीं बीपीएससी एग्जाम है या आने वाला जो भी एग्जाम होगा इसके बाद भी, 68वीं 69वीं 70वीं 71वीं जो भी होगी, अब इसमें देखिए 800 वैकेंसी है और 7 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो फाइनली सिलेक्शन तो 800 लोग का ही होगा। तो अब आसान है करके हम नहीं पढ़ेंगे, उतना अच्छा से नहीं पढ़ेंगे। आपके लिए आसान है तो अच्छा है ना कि आप और मेहनत करके उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए और मेहनत कीजिए उसमें। ऐसा नहीं है कि उसमें आसान है तो छोड़ दिए आप बस हो जाएगा, तो 100 नंबर दे देगा वो आपको, तो वो उससे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। आपको 180-85 नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, तो वो सब काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, आसान है, मतलब पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी और आप अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम देख लिए कि प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार से रहता है। ये सब चीजें तो आपको एक ओवरऑल मतलब इंट्रोडक्शन ही दिए हैं। जब हम क्लास लेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद उन चीजों को और भी मतलब परत दर परत एक एक चीज पर संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो आरंभिक कक्षा है, अब इस कक्षा में एक एक प्रश्न का तो चर्चा अभी तो नहीं कर सकते, पहले सिलेबस पढ़ाएंगे तब जो है इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, इन प्रश्नों में का क्या आंसर्स होगा। तो प्रिय छात्रगण, अब जो है हम जो अपना अगला सेक्शन है कि अब हम मैथिली और भाषा और साहित्य का सिलेबस देख लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उस सिलेबस मतलब कि वो सिलेबस आपको याद ही होना चाहिए। तो अब जो है हम पहले अपना मैथिली भाषा और साहित्य का जो सिलेबस है वो देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी आने वाली कक्षाएं जो है उसी रूप से चैनलाइज करेंगे, उसी रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैथिली भाषा और साहित्य का जो सिलेबस है वो 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है मैथिली भाषा का इतिहास और दूसरा खंड है मैथिली साहित्य का इतिहास। ये देखिए मैथिली भाषा और साहित्य, ये बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है और बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है वहीं से मैंने कॉपी उठाया है इसका। ये 37वें नंबर पे मैथिली भाषा और साहित्य है बीपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें आप डाउनलोड करिएगा बीपीएससी की साइट से तो आपको मिल जाएगा। इसको देखिए 2 भाग में डिवाइड है, खंड 1 अर्थात सेक्शन 1 और दूसरा खंड जो है सेक्शन 2 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम थोड़ा सा इसका ब्रीफली हल्का हल्का भी मतलब कनी मनी टच दऽ दै छै, सिलेबस कनी सब बुझा दै छियै। ओकर बाद जखन सिस्टमेटिक तरीका से पढ़बै तऽ एक एक चीज पर हम छै से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करबै, लेकिन छै एखन जे छै से हम कनी टच दै छियै खाली। देखियो ई जे छै पहिल जे भेलै मैथिली भाषाक इतिहास। एहिमे एकटा शब्द छै मैथिली भाषा इतिहास। तऽ मैथिली जे छै से मिथिलांचल क्षेत्रक भाषा छै, मिथिला क्षेत्र आ मिथिला क्षेत्र पूरा लगभग उत्तरी बिहार के लगभग जते इलाका आबै छै, ये पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के किछु इलाका छोड़ के और नेपाल के जो तराई इलाका छै उहो नेपाल में भी मिथिला, जनकपुर तो नेपाले में छै, माँ सीता के जे छै जनकपुर तो नेपाले में छै, राजा जनक जे छथिन। ई जे मैथिली छै एकटा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बाजल जाइ छै जे लगभग पूरा उत्तरी बिहार में और नेपाल के तराई के इलाका में मैथिली बाजल जाइ छै। ओकर बाद भाषा की होइ छै, भाषा की होइ छै कि भाषा जे छै से अभिव्यक्ति के माध्यम छै। एखन हम अहाँ बातचीत कऽ रहल छी तो केना बातचीत कऽ रहल छी, भाषा के द्वारा ही बातचीत कऽ रहल छी ने। एखन हम अहाँ से बात कऽ रहल छी, मैथिली भाषा में बात कऽ रहल छी। एखन कनी देर पहले हम बात करैत रहौं तो इंग्लिश भाषा हिंदी भाषा में बात करैत रहौं, और कोई आदमी छै अंग्रेजी में बात कऽ सकैया, कोई उर्दू में बात कऽ सकैया, हाँ कोई तेलुगु में बात कऽ सकैया। ई सब की भेलै भाषा भेलै। तो भाषा की होइ छै अभिव्यक्ति के एकटा माध्यम होइ छै। पहले भाषा नहीं रहे तो लोग संकेत से काज करैत रहे। जब आदि मानव सब रहे भाषा के भी मतलब निर्माण भेलै है ना। पहले आदि मानव मनुष्य के उत्पत्ति भेल छलै तो डायरेक्ट भाषा तो नहीं बनि गेल छलै। जेना मनुष्य के जन्म होइ छै पहले 9 महीना माँ के गर्भ में रहै छै बच्चा, तो 9 महीना माँ के गर्भ में रहै छै, तकर बाद वो दुनिया में आबै छै। 1-1.5 साल लागै छै, साल 2 साल, तकर बाद वो बच्चा धीरे धीरे आगू बाजनाइ शुरू केलक। फिर धीरे धीरे वो बच्चा छै स्पष्ट रूप से बाजनाइ शुरू करै छै। तो देखिए 9 महीना माँ के गर्भ रहलै, 2 साल तक वो तुतलाहट में बात करे छै, ओकर बाद छै से एनाहिते भाषा के भी उत्पत्ति ओही प्रकार से होइ छै। डायरेक्ट एना नहीं होइ छै कि जेना कोई मनुष्य छै से 19 सितंबर 1991 ककरो जन्म भेलै, ओनाहिते ई नहीं भेलै कि भाषा के एक दिन डायरेक्ट बर्थडे हैप्पी बर्थडे कऽ देली भाषा, से नहीं होइ छै। भाषा के निर्माण के एकटा दीर्घ प्रक्रिया होइ छै। आ भाषा के केना उत्पत्ति भेलै, भाषा के उत्पत्ति के कोन सिद्धांत छै,
ई सब हम पढ़े के छै, ई सब हम पढ़ाएब आगू कक्षा में कि ऐतिहासिक सिद्धांत की छै, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की छै, प्रत्यक्ष मार्ग के सिद्धांत की छै, अप्रत्यक्ष मार्ग के सिद्धांत की छै। ई सब भाषा के उत्पत्ति के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत छै। ई सब जखन हम टॉपिक पढ़बै तखन हम पढ़ेबै। तो इतिहास तो अहाँके पता अछि, इतिहास की होइ छै, बीतल घटना होइ छै। इतिहास के बारे में तो मैथिली भाषा के इतिहास कोनो भी चीज के भऽ सकै छै। इतिहास मतलब खाली एहन नहीं छै कि अकबर आ बाबर आ सिंधु घाटी उएह इतिहास नहीं भेलै। इतिहास अहूँके अछि। अहाँ आइ तैयारी कऽ रहल छियै, इससे पहले कोनो कॉलेज में पढ़ैत रहिए, इससे पहले स्कूल में पढ़ैत रहिए, अहाँके जन्म भेल, अहूँके एकटा इतिहास ये जो 25-30 वर्षक इतिहास भऽ सकै छै। कोनो समाज के इतिहास हेतै, कोनो व्यक्ति के इतिहास हेतै, मैथमेटिक्स के इतिहास छै, साइंस के इतिहास छै, बायोलॉजी के इतिहास छै, उर्दू के इतिहास छै, कहै छै मैथिली के इतिहास केना छै। एहिठाम जो टॉपिक हमरा मैथिली भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ै छै, अर्थात मैथिली भाषा के बैकग्राउंड, कि मैथिली भाषा के उत्पत्ति केना भेलै, मैथिली भाषा केना पैदा भेलै, ओकर उद्भव केना भेलै। और मैथिली भाषा के बारे में जेना कि हम बतेलहुँ कि मैथिली भाषा छै से 800 से 1000 ईस्वी के बीच में एकर उत्पत्ति मानल जाइ छै। 800 से 1000 ईस्वी के बीच में एकर उत्पत्ति मानल जाइ छै। और ई सिद्धाचार्य लोक के प्रभाव से भेलै हँ। सिद्धाचार्य एकटा वज्रयानी शाखा के साधु छलखिन, जे अपन प्रचार प्रसार में, जे अपन मत के प्रचार प्रसार के क्रम में जे मगध क्षेत्र के और जे मिथिला और विदेश क्षेत्र के जो तत्कालीन भाषा छलै, 1000 ईस्वी के आसपास भाषा बाजल जाइ छलै, ओकरा अपना रचना में स्थान देलखिन। तो ओहिसँ एकर उत्पत्ति मानल जाइ छै। ई हम पढ़ेबै जखन ई टॉपिक एतै तखन। तो ई मैथिली भाषा जे छै से एकटा समृद्ध भाषा परिवार, जकरा भारोपीय भाषा परिवार कहै छै। भारोपीय भाषा परिवार ई जे छै, भारोपीय भाषा परिवार छै भारत से लऽ कऽ आ मध्य एशिया, जखन मध्य एशिया छै होइत यूरोप धरि, एते दूर के जो क्षेत्र में छै से ई भाषा परिवार फैलल छै। बहुत ही विस्तृत भाषा परिवार छै भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार के जे छै, ई जे भारोपीय भाषा परिवार छै, ई भारोपीय भाषा परिवार के अंतर ही संस्कृत आबै छै। संस्कृत आबै छै, लैटिन आबै छै, ग्रीक आबै छै, ठीक छै। ई सब भाषा जे एंशियंट भाषा, जे मने एकटा जे भाषा के शास्त्रीय भाषा जकरा कहल जाइ छै, जे बहुत ही सम्मानित भाषा छै, ई सब भाषा छै से भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आबै छै। तो बाद में की भेलै कि भारोपीय भाषा परिवार के जे वर्गीकरण कयल जाइ छै कैंटून परिवार, सतम परिवार में। ओहि सतम परिवार के अंतर्गत एकटा आबै छै भारतीय आर्य भाषा, ठीक छै। भारतीय आर्य भाषा आबै छै। तो भारतीय आर्य भाषा के एकरा अंतर्गत एकटा भारतीय आर्य भाषा आबै छै। ई भारतीय आर्य भाषा छै, एकरे वर्गीकरण करै छै तऽ 3 प्रकार से कयल जाइ छै। एकटा प्राचीन कालीन, दोसर होइ छै मध्यकालीन, आ तेसर होइ छै आधुनिक। ई प्राचीन कालीन जे होइ छै, एहि में वैदिक संस्कृत आ लौकिक संस्कृत आबै छै। वैदिक संस्कृत ओ भेलै जाहिमे वेद लिखल गेल छै, जेना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ओहिमे मेन रूप से जो ऋग्वेद छै वो वैदिक संस्कृत में लिखल गेल छै। तो बाद में की भेलै कि अष्टाध्यायी द्वारा जे छै से पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक व्याकरण के रचना कयल गेलै। तो ओहिसँ पहिले भाषा में व्याकरण नहीं छलै। तो पाणिनि जे छै से व्याकरण के जब रचना कऽ देलखिन तऽ भाषा बनाए गेलै। पहले की व्याकरण नहीं रहे तो अहाँके जेना मन बुझे तेना, राम जाता हूँ कि राम हूँ जाता कि जाता राम हूँ, एकर कोनो सिंटैक्स नहीं रहे। तो जब पाणिनि जे व्याकरण बना देलखिन तो कहि देलखिन कि जेना इंग्लिश में होइ छै कि सब्जेक्ट जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट, कि राम जाता है, राम भऽ गेलै सब्जेक्ट, जाना भऽ गेलै की भऽ गेलै वर्ब, आ हु की भऽ गेलै ओकर छै से हेल्पिंग वर्ब भऽ गेलै। आ राम पटना जाता है, पटना की भऽ गेलै ऑब्जेक्ट हो गेलै। ई ग्रामर के नियम बना देलकै तखन ने राम जाता हूँ अहाँ कहै छियै, नहीं तो जाता राम हूँ भी कहि सकै छलियै। तो पहले इएह रहे, पहले जब व्याकरण नहीं रहे तो वो जे छै से संस्कृत जो रहे वैदिक संस्कृत में व्याकरण नहीं रहे, ऋग्वेद में व्याकरण नहीं छै। जब पाणिनि बाद में एलखिन तो पाणिनि अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण के रचना केलखिन, तखन ओ नियम बना देलखिन कि जब भाषा के एना एना प्रयोग कयल जेतै। तब जखन ओ नियम बना देलखिन तखन छै से भाषा छै से बनाए गेलै नियम। तो जब भाषा नियम में बनाए गेलै तब जे मूर्ख लोग छै, निरक्षर लोग छै, पढ़ल लिखल लोग नहीं छै, ओ व्याकरण की जाने गेलै, वो तो व्याकरण नहीं पढ़ने छै। तो ओ सब अपन स्वच्छंद भाषा के तहत माने आम भाषा के रूप में तखन एहि संस्कृत से जे छै से इएह संस्कृत से जे छै से वैदिक संस्कृत से फिर जब पाणिनि के द्वारा जब व्याकरण लिखलखिन तो लौकिक संस्कृत बनि गेलै, जे छै से विद्वान लोग द्वारा एहिमे उपनिषद सब लिखल गेलै। बुझलियै, ई सब हम पढ़ाएब, ई सब डिटेल्स हम पढ़ेबै। ई जब अगुलका चैप्टर पढ़ेबै ने भारतीय भाषा परिवार, तखन ई सब हम पढ़ेबै डिटेल्स में। आ फिर ई लौकिक संस्कृत छै, फिर जब समय बीतैत गेलै, समय आगू बढ़ैत गेलै, और जे छै से मूर्ख लोग द्वारा, निरक्षर लोग द्वारा जे व्याकरण के पालन नहीं कऽ सकैया, ओ सब जब
प्राकृत भाषा के प्रयोग भ गेलै, संस्कृते से निकललै, ठीक छै। आ फिर कालक्रम में आगू बढ़ैत बढ़ैत अलग अलग प्रकार कारण की छै सब डिटेल्स बाद में पढ़ेबै। ओहिसँ जे छै से अपभ्रंश भाषा निकललै, और एहि अपभ्रंश से जे छै से अबहट भाषा निकललै, और एही अबहट से जे छै से मैथिली भाषा निकललै, जकरा बारे में विद्यापति कहै छथिन देसिल बैन सब जन मिठ्ठा तै तैसन जमपहु अबहट्टा, कि देसिल बैना जे छै, ई जे अबहट जे छै देसिल बैना छै, बहुत प्रिय छै, बहुत मिठगर छै, बहुत रमनगर छै। तही कारण जे छै से हम जे छै से संस्कृत नहीं छोड़ के देसिल बैना अर्थात अबहट में रचना कर रहल छी। कियाकि जखन ओ जब विद्यापति के 1300 ईस्वी के आसपास हुनकर जन्म भेलै 1350 में, तो ओ जे संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान रहथिन। ओहि टाइम में जो और भी पक्षधर मिश्रा रहथिन, गंगाधर मिश्रा रहथिन, ई सब पैघ विद्वान रहथिन। तो ई जे विद्यापति जखन अबहट में रचना करथिन ने, तो ओ सब संस्कृत हुनकर जो साथी सब रहथिन विद्वान सब, से हिनका गमार पंडित कहलखिन कि ई तो पंडित बेकार छै, ई तो मूर्खहा लोगों के बात में रचना करे छै। लेकिन कहलखिन नहीं, जो कहलखिन कि जे सब आइ हमर बुराई कर रहल यऽ, वएह सब काल्हि हमर बड़ाइयो करत। तें जे छै से विद्यापति जे छै से अबहट में मैथिली में अबहट में रचना केलखिन, देसिल बैना, ठीक छै। ई सब हम पढ़बै जखन सिलेबस में ओ सब टॉपिक हेतै तखन पढ़बै, एखन तऽ कनि मनि खाली परिचय पाती भऽ रहल छै। आब देखियो तो ई मैथिली भाषा के उद्गम केना भेलै, उत्पत्ति केना भेलै, तो इएह सब चीज हेतै। भारतीय आर्य भाषा से एलै हन, और केना केना ई सब विकास क्रम से संस्कृत होइत, प्राकृत होइत, अपभ्रंश होइत, अबहट होइत, मैथिली के जे से रचना भेलै हन, इएह सब मैथिली भाषा के उत्पत्ति हेतै। एकटा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट टॉपिक छै मैथिली भाषा के उद्भव और विकास। विकास के क्रम में मतलब ई भेलै कि 1000 ईस्वी में तो मैथिली 1200-1300 के आसपास मानियो कि अपन स्वरूप में लगभग आबि गेल छलै। तो 1300 ईस्वी से होइत तो 2022 में छै से अपना सब आबि गेलै। तो मैथिली भाषा के भी तो विकास भऽ रहल छै, जेना जेना अन्य चीज के विकास भेलै। एही विकासक क्रम में 2003 में भारत के संविधान के 8म अनुसूची में मैथिली का स्थान देल गेल छलै। मैथिली भाषा भी लगातार विकास कऽ रहल छै, ओहो चीज के हम अध्ययन करबै। ओकर बाद छै से भारतीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान। भारतीय भाषा परिवार में मैथिली कतौ आबै छै? भारतीय भाषा परिवार बहुत विस्तृत परिवार छै, जहाँ बतेलहुँ कि भारत से लऽ के मध्य एशिया हो तऽ यूरोप धरिक तक परिवार में भाषा शामिल। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवस्था, जन्दावस्था, ई सब जे लिखल रचना छै, ऋग्वेदिक समान जन्दावस्था भी एकटा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना छै। तो ई एते भाषा जो भारतीय भाषा परिवार में हजारों भाषा छै, ओहि हजारों भाषा में मैथिली एकटा भाषा छै। ओहि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान कहाँ? जेना अहाँके परिवार छै, अहाँके एकटा कुल छै, वंश या कुल छै, अहाँके बाबा मानियो 2 भाई रहथिन, आ बाबा 2 भाई रहथिन तो दुनू, एगो भाई के 6 गो बेटा, बड़का भाई के 6 गो बेटा, छोटका भाई के 4 गो बेटा। आ फिर बड़का भाई के 6 गो बेटा रहे, अब वो 6 भाई के 2-2 गो बेटा, छोटका भाई के 4 गो बेटा रहे, ओहू में सबके 2-2 गो 3-3 गो बेटा बेटी। तब एते नमहर भऽ गेलै तऽ 100-200 साल में कथी भऽ जेतै? उएह परिवार के, उएह कुल के आदमी के संख्या 150-200 में जीवित मृत मिला के 150-200 आदमी भऽ जेतै। ओहि 150-200 में अहाँके की स्थान यऽ? अहाँ जखन वर्तमान में छियै, अहाँके की स्थान है? ओनाहिते भारतीय भाषा परिवार छै, एकटा विस्तृत भाषा परिवार छै, जे आदि का 2400 BC मतलब 2400 ईसा पूर्व से लऽ के एखन तक एकर अस्तित्व छै। 2200 में ई 5000 साल के परिवार छै। तो 5000 साल में तो कए गो भाषा जन्म ले, कए गो भाषा मरियो गेलै, कए गो भाषा नया नया स्वरूप में आबि गेलै। तो ई जे 5000 साल के जे भाषा परिवार छै, एहि 5000 साल के भाषा परिवार में मैथिली के कहाँ स्थान छै, ओ हम पढ़बै ओहि टॉपिक में। ओकर बाद की छै कि मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम, कि मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम केना भेलै? विकास क्रम मतलब अहाँके जे बतेलहुँ उद्भव, ओ तो भारतीय मैथिली भाषा के उद्भव रहे। उद्भव मतलब जन्मलै केना? जे माँ के गर्भ में छै, बच्चा 9 महीना रहलै, 9 महीना पहले निषेचन प्रक्रिया भेलै, तऽ बच्चा गर्भ में एलै, पूरा 9 महीना प्रक्रिया भेलै। आ 9 महीना के बाद जब बच्चा पृथ्वी पर एलै, ओकर जन्म भेलै, आ ओकर बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 60 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल भेलै, ओकर बाद ओहि व्यक्ति के मृत्यु भऽ जाइ छै। लेकिन व्यक्ति के मृत्यु भऽ जाइ छै, भाषो के मृत्यु होइ छै, लेकिन भाषा के मृत्यु 100 साल में नहीं होइ छै। भाषा के मृत्यु के मतलब ई होइ छै कि ओ भाषा अपन नया फॉर्म, जेना कोरोना वायरस छै, तो कोरोना वायरस 2019-20 में आयल रहे तो ओकर दोसर स्वरूप रहे, 2020 में फिर मार्च अप्रैल में ओकर दोसर स्वरूप रहे। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट चलि रहल छै, अब आबै वाला समय में कोनो नयका वेरिएंट एतै। ओनाहिते जेना जेना कोरोना में वेरिएशन एलै, ओनाहिते ओनाहिते भाषो में वेरिएशन आबै छै, ओकर नया नया स्वरूप आबैत रहै छै। तो उएह में छै कि मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम, कि मैथिली भाषा के विकास क्रम कोन प्रकार से भेलै, केना केना एकर मैथिली भाषा के ऐतिहासिक रूप से विकास भेलैए। तो एहिमे प्राचीन काल के मैथिली, जे की कहै छै अहाँके 1200 ईस्वी तक मानियो जे भाषा मैथिली भाषा रहै, प्राचीन कालीन मैथिली रहै। आ 1200 से लऽ कऽ 1500-1600 ईस्वी तक के जे मैथिली रहै,
या 1700 मान लियो 1700 ईस्वी तक के जो मैथिली है वो मध्यकालीन मैथिली है। एहि बीच में जो मैथिली भाषा रहे वो मध्यकालीन भाषा रहे। और 1800 ईस्वी के आसपास से जे एखन तक मैथिली भाषा अपना सब प्रयोग कर रहा है वो आधुनिक मैथिली भाषा है। एहि सब भाषा में व्याकरण में की अंतर है? एहिठाम सबसे प्रमुख चीज है कि व्याकरण है। जो प्राचीन कालीन के मैथिली में जब सर्वनाम के प्रयोग चले मैं म एम, प्राचीन कालीन के जो मैथिली के सर्वनाम चले वो जो एना प्रयोग करे मैं, ठीक है। एखन अपना सब पढ़े छे हम, एखन हम कहे छी ना कि हम कहे छी माने हम जा रहल छी, ओहिठाम मैं म एम हम के बदला मैं के प्रयोग होइत रहे, एकर प्रयोग होइत रहे। ई प्राचीन कालीन मैथिली चले, ई प्रयोग होइत रहे मैं, तो अब एखन हमसब हम प्रयोग करे छी। एनाहिते क्रियापद में संज्ञा तो नाम होइ छै, संज्ञा तो छोड़ दियौ, सर्वनाम में क्रियापद में जे छै से बड़ा वेरिएशन, कारक के चिन्ह में बहुत अंतर छै। ई सब पढ़ऽ पड़ै छै। तऽ एहिठाम विद्यार्थी सबके व्याकरण में निरस लागे छै बहुत विद्यार्थी के, अरे की सब छै ई, कहाँ मैं पढ़ौं कहाँ ई सब पढ़ब। अरे लेकिन ई जरूरी छै, जानो पड़तै। व्याकरण के बिना कोनो भाषा के अस्तित्व भऽ सकैया? जेना पाणिनि व्याकरण लिखलखिन तखन ने लौकिक संस्कृत ई सब बनलैया, तऽ व्याकरण पढ़ऽ पड़तै। लेकिन यहाँ में नंबरो बेसी आबै छै, व्याकरण में ज्यादा नंबर आबै छै, कियाकि तऽ एहिमे फिक्स चीज छै कि एहिमे ज्यादा मैथमेटिक्स के तरह नंबर आबै छै। तऽ ई हम पढ़ाएब तरीका छै पढ़बै के, और एहिमे कनि मेहनत करऽ पड़ै छै। तऽ व्याकरण जेना पार्ट्स ऑफ स्पीच अहाँ पढ़ै छियै, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, तो जरूरी छै ना, वो नहीं जानबै तो इंग्लिश केना सीखबै? तो नहीं तो मैथिलियो में छै कनि मनि व्याकरण तो आबऽ पड़तै, आ कोई बहुत मुश्किल नहीं होइ छै, वो कनि हल्का मेहनत से सीखऽ पड़ै छै। एहिमे नंबरो बेसी आबै छै, नंबर ज्यादा आबै छै तो मोटिवेशनो ज्यादा हेबाक चाही कि नंबर बेसी आबै छै, आ ठीक से ग्रामर तो आबैये के चाही। ग्रामर के बिना तो भाषा नहीं होइ छै कोनो, कनि सीखऽ पड़तै। लेकिन आसाने छै, कोई बहुत मुश्किल काज नहीं छै, सीखल जा सकै छै। ओकर बाद की छै कि हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, संथाली के साथ मैथिली के की संबंध छै? ठीक छै, ई जे छै हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही आ संथाली भाषा के संग मैथिली के संबंध। अब जेना अहाँ छियै, अहाँ कोनो गाँव में रहै छियै, तऽ जेना कोनो गाँव में रहै छियै, तऽ ओहि गाँव में जे अहाँके घर के अगल बगल में भी तो लोग सब रहै छै, तऽ अहाँके परिवार रहैया, अहाँके परिवार माने कि बिचला टोल में रहै छै, तो बिचला टोल में अहाँके परिवार रहै छै, तो अगल बगल में भी तो बहुत सारा परिवार छै, ओहि सब परिवार साथ अहाँके संबंध यऽ ने। नौत भेलै, हकार भेलै, भोज भात भेलै, ओहिमे ओहो अहाँके बजबै छै, तऽ हुनका बजबै छियै। तो मैथिली जो है से मिथिला क्षेत्र के भाषा है। मिथिला क्षेत्र है से बिहार के, उत्तरी बिहार के इलाका में बाजल जाए, तो उत्तरी बिहार के इलाका में बाजल जाए, तो एहिठाम जो है से और भी अगल बगल में भाषा है ना, जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सबके इलाका है, बलिया तलिया के बेल्ट यूपी में पड़े छै, ओहिठाम भोजपुर बाजल जाए, भोजपुरी बाजल जाए। आ ई जे छै से मैथिली में जो पूर्णिया कटिहार सबके इलाका में तो मैथिलीये छै, लेकिन पूर्णिया कटिहार के इलाका में पश्चिम बंगाल सटल छै, और उनका भाषा भेलै बंगाल बांग्ला। तो बांग्ला भाषा के साथ मैथिली भाषा की संबंध छै? आ ई मैथिली के जब पश्चिमी भाग भेलै, जिमहर भोजपुर के इलाका सब आबै छै, तो ओकरा साथ मैथिली के भोजपुरी में की संबंध छै? आ मैथिली के मतलब उत्तरी बिहार, बिहार के नीचा में झारखंड छै, तो गंगा जी के दक्षिणी भाग में जकरा अपना सब अभी जे छै से अंगिका बोली कहै छै, कर्ण के जो मतलब महाभारत में जो कर्ण पात्र छलै, तो कर्ण के अंग देश का राजा रहे, जो भागलपुर सबके इलाका के जो बेल्ट छै, ओहो छै से मैथिलीये के बोली छै, जो भागलपुर सबके क्षेत्र में बाजल जाइ छै, ओकरा अंगिका बोली कहल छै। हालांकि आब जे छै अंगिका बोली अपना आप में समृद्ध भऽ रहल छै, आ धीरे धीरे अपन नया भाषा के रूप लऽ रहल छै, एखन लेकिन प्रक्रिया में छै। जेना की होइ छै ना, माय से बेटी के जन्म भेल, आ बेटी से फिर माय के जन्म होइ छै, माने वएह बेटी फिर माय बनै छै, ओ अपनो बेटी के पैदा करै छै। ओनाहिते भाषा और बोली में संबंध छै, भाषा से बोली बनै छै, आ फिर बोली जे छै कालक्रम में फिर भाषा के स्वरूप लऽ लै छै। तऽ भाषा और बोली में माय बेटी के संबंध होइ छै। जेना भाषा भेलै, एही भाषा से फिर बोली बनतै, और इएह बोली जे छै से फिर कालक्रम में फिर भाषा बनै छै, नया भाषा बनलै। एहि भाषा के 7-8 गो बोली जेना मैथिली छै, ओकर अंगिका छै एकटा प्रमुख बोली छै, तो वो अंगिका बोली आब एकटा अपन स्वरूप लऽ कऽ अंगिका भाषा बनै के प्रक्रिया में छै। धीरे धीरे आइ से 50-25-100 साल बाद भऽ सकैए कि अंगिका एकटा भाषा बनि जाए। तो अंगिका भाषा बनि जेतै, फिर ओहि अंगिका भाषा के अलग अलग बोली हेतै, फिर ओहि बोली से फिर 100-200 साल में फिर कोनो भाषा बनि जेतै। ई जे छै ने भाषा और बोली में माई बेटी के संबंध छै। माई बेटी मतलब माँ और बेटी का संबंध होता है, माँ और बेटी का संबंध होता है। ई देख लेलिए अपना सब। तो हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही आ संथाली भाषा के साथ मैथिली की संबंध छै, जखन ई टॉपिक पढ़बै तखन एक एक चीज के डिटेल्स में अध्ययन करबै। ओकर बाद छै मैथिली भाषा के विभिन्न बोली। जेना हम कहलहुँ कि भाषा के से बोली बनै छै, तो मैथिलियो भाषा के अलग अलग बोली छै। जेना बंगाल के इलाका के आसपास छै, वो पूर्वी बोली छै, ओहि पूर्वी बोली में बांग्ला भाषा के बेसी प्रभाव छै। और मधुबनी के आसपास 10 कोश के जो भाषा छै, मधुबनी के मानक मैथिली भेलै। मानक मैथिली भाषा के विशेषता सेहो पड़ै छै। तो मानक मैथिली भाषा के एकटा बोलिये भेलै। मानक मैथिली में भेलै कि भाषा के स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मानियो कि मैथिली के 7-8 गो बोली छै, जेना पूर्वी क्षेत्र में बंगाल से सटल छै इलाका तऽ पूर्वी बोली छै, पश्चिमी क्षेत्र में भोजपुर के आसपास सटल इलाका जे छै ओहि पर भोजपुरी भाषा के मैथिली पर प्रभाव छै,
हाँ तो पश्चिमी बोली कहल जाइ छै। उत्तरी जे इलाका छै सीतामढ़ी सबके आसपास या इम्हर जे छै से उम्हर नेपाल सटल जे इलाका सब नेपाली बोली के ज्यादा प्रभाव छै, ठीक छै। तो ई सब इलाका में ओहि क्षेत्रक बोली के मतलब ओहि क्षेत्रक के जे भाषा छै तकर अलग अलग प्रभाव छै। तो जे मैथिली भाषा नाम से जे छै मैथिली भाषा और साहित्य जे अपना सब पढ़बै तो एकटा कोनो भाषा के मानक के तौर पर चयन करऽ पड़तै ने, स्टैंडर्ड चयन करऽ पड़तै ने, जे भाषा और साहित्य के अपना सब जे है से लिखबै। अब लिखबै छै क्यों आदमी पूर्वी बोली में लिखते, क्यों आदमी पश्चिमी बोली में लिखते, क्यों आदमी उत्तरी बोली में लिखते, एना में लटपटा जेतै बात। तो सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से, पठन पाठन के सुविधा के दृष्टिकोण से, लिखबा में सुविधा के दृष्टिकोण से एकटा भाषा के मानक भाषा चयन कऽ लेल गेल। जेना क्लासे में होइ छै, क्लास बहुत बच्चा पढ़ै छै, एकटा बच्चा के टीचर की करथिन, मॉनिटर बना देथिन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देथिन, मॉनिटर। तो वो बच्चा की भेलै कि पूरा क्लास के बात लऽ के टीचर के पास एतै कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे समस्या है। ओनाहिते छै से ओहि भाषा क्षेत्र में अलग अलग बोली छै, ओहि बोली में से कोनो एकटा बोली के मानक भाषा बना देल गेलै और वही मानक भाषा में साहित्य लिखल जेतै। वही मानक विषय में जे विचार विमर्श हेतै, गोष्ठी हेतै, ओ रिप्रेजेंटेटिव भऽ गेलै पूरा क्षेत्रक भाषा के, ओ मानक भाषा भेलै। मानक भाषा जे छै, मानक मैथिली जे भाषा छै, मधुबनी क्षेत्र के 30 कोश के आसपास, जे 10-20 कोश 30 कोश के आसपास के जे भाषा छै मानक मैथिली के भाषा छै। और एकरे जे छै से साहित्य में प्रयोग होइ छै, और एकरे मतलब साहित्य में लिखे में, लेकिन जे कथा कहानी लोकगीत ई सब जे छै से बोलियों में लिखल जाइ छै, बोलियों के प्रयोग होइ छै, साहित्य के प्रयोग होइ छै। लेकिन साहित्य का हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए हम लोग मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और अनऑफिशियल वर्क के लिए अलग अलग बोली का भी प्रयोग करते हैं। तो हर भाषा का अपना मानक भाषा होता है। हिंदी की भी अलग अलग बोलियां हैं, उसमें एक मानक हिंदी है जो हम लोग आप लोग बात करते हैं, वो हिंदी में जो बात करते हैं वो मानक हिंदी है। इसके अलावा राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, वो लोग अलग अलग, वो सब हिंदी का अलग अलग ब्रज बोली है, वो सब हिंदी का अलग अलग बोली है। लेकिन वो तो हम आप बात नहीं करते हैं, बिहार में रख वो तो बात नहीं करते हैं। बिहार में लोग जो हिंदी का प्रयोग करते हैं मानक हिंदी है, क्योंकि बिहार में तो हिंदी जो है बिहार के ऊपर तो थोपी गई है, हिंदी बिहार की भाषा तो है नहीं। बिहार की भाषा क्या है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये सब मैथिली ये सब भाषा है। हिंदी तो जब आपको पढ़ाएंगे भारतीय भाषा परिवार, तो उसमें सौरसेनी प्राकृत से निकला हुआ है। ये मथुरा और ब्रज के आसपास की जो बोली थी, वो आज़ादी के टाइम में क्या किया गया कि उस बोली को जो है संरक्षण प्रदान करके एक हिंदी, मतलब उन समय जो हमारे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, इन लोगों का मानना था कि एक जो है राष्ट्र के स्तर पर एक भाषा होनी चाहिए, तो उस भाषा के रूप में उन्होंने उस हिंदी भाषा का सिलेक्शन किया। तो वो सब जब चैप्टर आएगा तो उन चीज़ों का जिक्र करेंगे, अभी उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार से मैथिली भाषा का इतिहास है, जिसमें मैथिली भाषा का उद्गम हो गया, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान हो गया, मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम हो गया, हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही और संथाली भाषा के साथ मैथिली का संबंध हो गया, मैथिली की विभिन्न बोलियां हो गई और मानक मैथिली भाषा का विशेषता हो गई। ये मैथिली भाषा के इतिहास में अब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिलेबस का 25% है टोटल, ये 25% है हमारे टोटल सिलेबस का मैथिली भाषा का इतिहास। और इसमें जो है सो 3 प्रश्न आते हैं, मैथिली भाषा के इतिहास से 3 प्रश्न आते हैं सेक्शन 1 में। तो अगर आप इसी को केवल कर लेंगे तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा, लेकिन ये सेफ नहीं है, नीचे का भी करना सही रहेगा। और जानकारी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्णता तब आती है जब आप उसको सिस्टमेटिक रूप से हर एक चीज का अध्ययन करेंगे। आप केवल ऊपर पर से कुछ कुछ कर लिए तो वो जो है पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है, उससे नॉलेज भी अच्छा नहीं होता, मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। अब जो है हमारा जो पूरा जो सिलेबस आगे का है, अब एक बार जब भाषा के बारे में आप जान लिए कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, मैथिली भाषा का उद्भव विकास क्या हो गया, उसके ग्रामर के बारे में जान लेंगे, ये सब चीज जान लेंगे, तब अब भाषा के बाद आता है साहित्य। साहित्य क्या होता है? भाषा जो है मानवीय अनुभूति के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, भाषा माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा हम अपनी बात आप तक रख रहे हैं। तो उसी तरह से अब भाषा में आएगा साहित्य। तो साहित्य क्या है कि साहित्य मानवीय अनुभूति के अभिव्यक्ति का, मानवीय जो मानव की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति है। जैसे कन्यादान उपन्यास है, तो कन्यादान उपन्यास प्रोफेसर हरिमोहन झा के द्वारा लिखा गया। तो प्रोफेसर हरिमोहन झा ने उस समय जो मिथिला में जो स्त्री की जो स्थिति थी, स्त्री जो विमर्श था, जो 1930-40 1900 के आसपास जो स्त्री विमर्श था कि बहुत कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था, बेमेल विवाह होता था, 15 साल की लड़की का 60 साल के आदमी के साथ विवाह हो जाता था, एक व्यक्ति 4-4 5-5 स्त्री 4-4 5-5 पत्नी रखता था एक व्यक्ति। उसमें क्या होता था, अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 4-4 5-5 परिवार जो है, 4-4 5-5 पत्नी है, उससे जो बच्चे हैं सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो उस समय। इसमें की भेल कि एक मैथिल महासभा के स्थापना भेल 1900 के ईस्वी के आसपास। तो मैथिल महासभा जो है, मैथिल महासभा 9 सूत्री सिद्धांत देने छे, 9 सूत्री सिद्धांत देलकै मैथिल महासभा। ई कहलकै कि जे मिथिलांचल के जो
जे अपकर्ष की स्थिति छै, सबसे पैघ समस्या छै वो वैवाहिक समस्या छै कि ई जे वैवाहिक स्थिति कारण की छै कि एक आदमी अगर 10 गो बियाह कर लेलकै, बेमेल बियाह भेलै, 15 साल के लड़की या 60 साल का आदमी, तो एहि सबके कारण से की छै कि जो समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर भऽ रहल छै। ओ जखन हम साहित्य के इतिहास पढ़बै तो देखबै जे 1900 के आसपास उपन्यास लिखल गेलै या कथा लिखल गेलै या नाटक लिखल गेलै या निबंध लिखल गेलै, ओहि सबमे एहि वैवाहिक समस्या पर खूब गहीर रूप चर्चा भेलै। तो जखन हम टॉपिक पढ़बै तखन देखबै। तब आब जे छै साहित्य जे छै, तो वएह हम कहैत रहूँ कि हरिमोहन बाबू जे लिखलखिन तो ई हुनकर विचार रहे ना कि स्त्री के जो समाज में ते गंभीर खराब स्थिति है, तो वही के बारे में हरिमोहन जी अपन साहित्य के द्वारा जो पाठक के आम जनता के सचेत करे प्रयास करके कि ई सब चीज गलत है, एकरा में सुधार हेबाक चाहिए। तो वह बात तो वह है जेना बात देखियो कोनो भी बात के कहे के तरीका के आधार पर वेरिएशन हो। बहुत टीचर पढ़बै छथिन, बहुत लोग सामान्य बोलचाल में भी भाषा के प्रयोग करे, तो किछु आदमी के वाणी बहुत प्रभावी हो कहे वह बात, लेकिन कहने का तरीका, कहने का अंदाज अलग अलग है। तो हरिमोहन बाबू का जो अंदाज है बहुत ही चुटकीले अंदाज में, मतलब वो आपको ऐसे बोलेंगे ना कि आपको जो है सो आप पे कटाक्ष भी कर दिए और आपको बुरा भी नहीं लगेगा और आपका वो बुराई भी कर दिए। तो इस तरीके का जो है साहित्यकार है वो, तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब ये जो है मैथिली साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना, तो भाषा का इतिहास हम देख लिया, अब साहित्य का इतिहास। जो साहित्य जो बताए आपको कि 1324 ईस्वी में वर्ण रत्नाकर लिखा गया, तो 1324 ईस्वी में जो वर्ण रत्नाकर लिखा गया, 1324 में मैथिली का पहला जो साहित्य मिलता है वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी में। आप बताइए कितना हजार साल लगभग पुराना है वर्ण रत्नाकर जो है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया 1324 ईस्वी में, ठीक है। इतना पुराना हमारा साहित्य है, 1000 साल का, ठीक है। इसमें अभी देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2-4 दिन पहले जो है सीटेट के एग्जाम में जो मैथिली भाषा को शामिल नहीं किया गया, और भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री जो है, वो बोले कि मैथिली हिंदी का जो है सब बोली है। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा कई लोगों, कई प्रोफेसर और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो विरोध किए हैं कि अभी आपको जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि अगर जैसे कोई आदमी है, वो 2 भाई है, तो 2 भाई इसलिए है ना कि उसके माता पिता एक हैं, उन्होंने उनकी संतानोत्पत्ति हुई तो 2 भाई हो गए, तो वो 2 भाई इसीलिए। अगर उसको अगर कहे कि मतलब कि कोई अन्य कपल है, उससे जो बच्चा पैदा वो उसका अपना भाई तो नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से मैथिली और हिंदी की स्थिति है। तो मैथिली के जो माता पिता हैं और हिंदी के जो माता पिता दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जो दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो फिर क्या कहते हैं, वो दोनों भाषा और बोली का संबंध कैसे उसमें हो जाएगा, ये अब मतलब जब पढ़ाएंगे तब डिटेल्स में समझाएंगे। अपने कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद ही समझ जाएगा, जब ये हम टॉपिक कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथिली जो है हिंदी की बोली नहीं है, मैथिली का इतिहास हिंदी से ज्यादा पुराना है। मैथिली 1000 साल पुरानी है जबकि हिंदी 500 साल पुरानी है, ये अंतर है दोनों में। लेकिन अब अज्ञानता की वजह से अधिकांश लोग को तो भाषा का इतिहास तो पता नहीं है, भाषा वैज्ञानिक तो वो है नहीं। अब एक बार कोई पोस्ट मिल जाने से थोड़ी हो जाता है, हर एक चीज की जानकारी हो तभी बोलना चाहिए, अगर जानकारी ना हो तो ना बोलना। इसीलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वर्ण रत्नाकर जो मैं बता रहा था कि 1324 में लिखा गया, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा, और इसको इंसाइक्लोपीडिया जो है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर। और इस बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं तो सिर्फ रेफरेंस के लिए, हो सकता है कहीं स्पेलिंग में कभी इधर उधर थोड़ा सा गलत हो जाए, उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ मेरे जो मेन उद्देश्य है ये समझाने का है। बाकी तो मैं नोट्स देता हूँ, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी बहुत स्पेलिंग में गलत हो जाए, तो उसके लिए कोई जानबूझ के भी थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन ये टॉपिक सही है। टॉपिक में ये बता रहा था कि 1324 में वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय के जो मिथिला का समाज है, मिथिला का समाज नहीं, पूरे उत्तरी भारत का समाज का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, और ऐसा किसी भी दूसरी भाषा के साहित्य में नहीं मिलता है, इसीलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो इतना समृद्ध विरासत जिसका हो उसको दूसरे भाषा की बोली कहना ये ठीक नहीं है। तो अब जो है हमारा जो टॉपिक, जो सेकंड भाग 2 है, इस भाग 2 में जो क्या है, मैथिली साहित्य का इतिहास पढ़ना है। भाग 2 में क्या करना है, मैथिली साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो अब 1000 वर्ष का मैथिली का साहित्य है, तो 1000 वर्ष के साहित्य का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन करने के लिए पहले साहित्य का काल विभाजन कर लेंगे। जो पहला टॉपिक है मैथिली साहित्य का काल विभाजन, कि मैथिली साहित्य को काल विभाजन कर लेंगे, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल।
तो इस तरह से साहित्य का पहले काल विभाजन कर लेते हैं ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा हो, इसीलिए काल विभाजन कर लेते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में साहित्य को बांट लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि विद्यापति से पहले की जो रचना है, अर्थात विद्यापति से जो पूर्व की रचना है, वो आदि काल में आती है। और विद्यापति की रचना 1350 ईस्वी के आसपास से जो रचना प्रारंभ होती है, और वो चंदा झा जब 1830 ईस्वी में पैदा होते हैं, तो चंदा झा से पूर्व की रचना और विद्यापति के बाद की रचना, विद्यापति को लेकर के, तो इस काल की जो रचना है उसको मध्यकाल कहते हैं। और चंदा झा जब रचना आरंभ करते हैं 1860 के आसपास से, तो वहां से लेकर के जो अभी तक का जो साहित्य है उसको आधुनिक काल में बांटते हैं। तो डिटेल्स में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रेफरेंस दिए। इस तरह से मैथिली साहित्य का काल विभाजन करते हैं। अब इन कालों में किस किस प्रकार की रचना हुई है, किस काल में कौन सी रचना, जैसे मध्यकाल है मैथिला साहित्य का, मैथिली साहित्य का मध्यकाल है, तो मध्यकाल में क्या है कि कीर्तनिया जो है, मध्यकाल में कीर्तनिया, मध्यकाल को नाटक का स्वर्ण युग कहते हैं। मध्यकाल जो है वो नाटक का स्वर्ण युग है। मैथिली साहित्य का मध्यकाल है, नाटक का स्वर्ण युग है। इस काल में जो है कीर्तनिया है, ठीक है। फिर नेपाल में जो है नेपाली नाटक जो है, नेपाल में जो नाटक है वो उसमें भी मैथिली की प्रधानता है। और असम में जो है अंकिया नाट, असम में क्या है अंकिया नाट। इन तीनों नाटकों में मिथिला और मैथिल संस्कृति की प्रधानता है। ये मध्यकाल में, ये पढ़ाएंगे आगे टॉपिक में। तो ये जो है मध्यकाल की विशेषता। आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में जो अभी जो 1860 के आसपास है, तो इसमें क्या है कि कविता हो गया, उपन्यास हो गया, कविता हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया, ये सब आधुनिक काल की प्रवृत्तियां हैं। जब ये टॉपिक आएगा तब देखेंगे, अभी आपको सिर्फ जानकारी दी जा रही है। तो अलग काल की प्रवृत्तिगत विशेषता है। और इसके बाद क्या है कि हमारे जो बीपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी के सिलेबस में क्या है कि ये तो मध्यकाल का मैंने बताया, मध्यकाल का है, ये मध्यकाल का है। तो हमारे बीपीएससी के सिलेबस में केवल आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, केवल आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, मध्यकाल के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी सिलेबस शॉर्ट है। तो आधुनिक काल में जो ये मैंने बताया कि आधुनिक काल की जो विशेषता है, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना, ये आधुनिक काल मैथिली साहित्य की विशेषता है। तो इन विशेषताओं के बारे में हमें पेपर इसमें भाग 2 में डिटेल्स में पढ़ना है। जो देखिए जैसे ये आधुनिक मैथिली कविता के विकास, कि आधुनिक मैथिली कविता का विकास में 1850-60 से लेकर के 2020-22 तक मैथिली में जो कविताएं लिखी गई हैं उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। अर्थात 1850 से लेकर 1900 के बीच का विकास किस प्रकार से है, फिर 1900 से लेकर 1947 तक देश आजादी से पहले तक का विकास कैसे है, और 1947 के बाद से लेकर के 2022 तक अभी जो 2020-22 चल रहा है, ये विकास क्रम किस प्रकार से रहा है। 70-80 में क्या उसका मतलब अलग अलग दशक के हिसाब से अलग अलग कवि हुए हैं, क्योंकि आपके परिवार में ही है। जैसे कि आपके दादाजी थे, फिर पिताजी हुए, फिर आप हुए, आपके बाद आपका बेटा बेटी होगा, पुत्र आपके उनका फिर होगा। तो इसी तरह से ये जो 200-200 साल का इतिहास है आधुनिक काल का, तो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कवि हुए हैं, अलग अलग लेखक हुए हैं, तो उन्होंने अलग अलग रचनाएं की है। तो उसके आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या अध्ययन करना है, कविता का अध्ययन करना है, उपन्यास का अध्ययन करना है, नाटक का अध्ययन करना है, निबंध का अध्ययन करना, आलोचना का, जो हमारा सिलेबस भी देखिए। आधुनिक मैथिली कविता का विकास, उसी तरह से कविता के बाद उपन्यास, उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं, नोवेल का किस प्रकार से विकास हुआ है, नाटक का क्या विकास हुआ है, आधुनिक मैथिली नाटक का विकास कैसे। मध्यकाल में तो एक कीर्तनिया नाटक होता था, तो वो ईश्वर प्रधान नाटक होता था, जबकि आधुनिक काल में जो है वो समाज सापेक्ष, अर्थात मध्यकाल जो था वो भक्ति का काल था। तो भक्ति के काल में क्या होता था कि ईश्वर पर आधारित रचना होती थी, और आधुनिक काल में समाज सापेक्ष हो गया, माने लोगों के माने ईश्वर के साथ साथ हम लोग जो है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, दलित चेतना है, स्त्री विमर्श है, तो समाज में आम समस्या है, उसके बारे में भी रचनाएं आधुनिक काल में होने लगती है। और आधुनिक काल में इन्हीं रचनाओं की प्रमुखता है, इन कंपेरिजन टू कि भगवान की पूजा और भगवान की ईश्वर उपासना से ज्यादा कवि जो है, लेखक है, वो आम जनता की समस्याओं के प्रति ज्यादा गंभीर है, कि गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, दलित चेतना है, स्त्री विमर्श है। इन सभी मुद्दों और इन सभी समस्याओं पर आधुनिक काल के जो कवि हैं, आधुनिक मैथिली साहित्य में ज्यादा चर्चा, ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप देख ले, कविता, उपन्यास, नाटक, लघु कथा, लघु कथा का मतलब शॉर्ट स्टोरी, कथा मतलब कहानी। तो इस कहानी का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है, ये जब हम मैथिली साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब इन चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे। अब देखिए, अब ये हमारा पेपर 1 पूरा हो जाता है। पहले पेपर 1, पेपर 2 दो भाग में सिलेबस होता था, तो इतना तक जो हमारा भाग 1 और भाग 2 देखे हैं, ये पहले पेपर 1 में होता था।
और उसके बाद जो नीचे का जो हमारा जो पार्ट है पद्य और गद्य वाला, वो पेपर 2 में होता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि दोनों को क्लब कर दिया, पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस उतना ही है, मिला के एक ही पेपर में पूछ लेते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 के हिसाब से, पुराने पैटर्न के पेपर 1 के हिसाब से, और यह जो है आधा सिलेबस 50% हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है, अब क्या है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपनी चीजों को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। सिलेबस वही पढ़ाएंगे, लेकिन तरीका हमारा अपना होगा, जिससे स्टूडेंट को पढ़ने में समस्या ना हो और आसानी से इंटरेस्टिंग वे में कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये निबंध और आलोचना उसी का है जो हमारा साहित्य का इतिहास, जिसमें मैंने वो बताया कि आधुनिक मैथिली कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना, तो ये निबंध और आलोचना भी उसी में पढ़ना है। अब हमारा जो है, अब देखिए, अभी हम क्या क्या पढ़ लिए, एक बार समराइज कर लीजिए। मैथिली भाषा का इतिहास आपको मतलब समझा दिए, ये सब पढ़ना है। उसी तरह से मैथिली साहित्य का इतिहास बता दिए, उसमें ये सारा टॉपिक है। तो मैथिली साहित्य के इतिहास में आपको हम बताया कि आदिकाल भी है, मध्यकाल भी है, आधुनिक काल भी है। तो आदिकाल में जो हम बताया कि विद्यापति से पूर्व की रचना जो है वो आदिकाल में आती है, और मध्यकाल में क्या होता है कि विद्यापति की रचनाओं को शामिल करते हुए गोविंदास आते हैं, जो विद्यापति से 100 साल छोटे हैं। तो विद्यापति के बाद गोविंदास आते हैं, वो 100 साल छोटे हैं। तो विद्यापति का टाइम पीरियड 1350 में जन्म हुआ था, तो गोविंदास का जन्म आप मान लीजिए 1450 के आसपास हुआ है। उसके बाद गोविंदास से भी जूनियर आते हैं कृष्ण जन्म लिखने वाले मनबोध कवि होते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है 1650 के आसपास है, 1650-1700 के आसपास उनका जन्म हुआ है। तो ये सब जो है मध्यकाल के कवि है। तो इन सब कवि ने जो रचना लिखी है, अब उन रचनाओं के बारे में पूरा पुस्तक के स्वरूप में पढ़ना, उनकी सारी रचनाएं पढ़नी है पेपर 2 में। इस सेक्शन में हमें उन सारी रचनाओं के बारे में पढ़नी है। विद्यापति के बारे में, तो विद्यापति चूंकि मध्यकाल के कवि हैं, 1350 के आसपास उनकी रचना है। उन्होंने राधा और कृष्ण विषय पर जो है श्रृंगारिक गीत लिखा है, श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। तो राधा कृष्ण के विषय में जो प्रेम प्रसंग है उसके ऊपर उन्होंने रचनाएं की हैं। तो विद्यापति क्या थे कि वो सामंती कवि थे, अर्थात उस समय अलग अलग सामंत राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में ये जाते थे और उन राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए जो है राधा कृष्ण के प्रेमपूर्ण गीत गा करके उनको सुनाया करते थे। उस समय तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब तो था नहीं, तो एंटरटेनमेंट का यही सब माध्यम था कि राज कवि होते थे, वो अपने अलग अलग रचनाओं के द्वारा कवि का जो है मन प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। तो विद्यापति भी राज कवि थे, तो वो उस प्रकार का जो श्रृंगारिक रचना करके जो राजा महाराजा हैं उनको खुश किया करते थे, और बदले में उन्हें पारितोषिक इनाम मिलता था। तो साथ साथ विद्यापति इसलिए भी, विद्यापति इसके लिए तो फेमस है ही क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम संबंधों पर गीत लिखा है। तो आपको पता होगा कि मध्यकाल में जो मिथिलांचल और पूरे भारत में मुसलमानों का आक्रमण हो गया था, मुस्लिम का आक्रमण हुआ था, तो धर्मांतरण बहुत ही तेज रूप से चल रहा था। तो धर्मांतरण चल रहा था, और जो उसमें तो मुस्लिम धर्म तो मूल रूप से भारत में है नहीं, वो तो अरब से आया है, जो मध्यकालीन शासक थे वो लेकर आए। तो धर्मांतरण के कारण लोग बहुत, जो यहाँ की जो मूल जनता थी वो बहुत दुखी और परेशान रहती थी। तो उन लोगों के दुख और को कम करने के लिए, उन लोगों में हिम्मत बढ़ाने के लिए जो है विद्यापति ने क्या किया कि जो शैव भक्ति अर्थात शिव की जो रचना है, कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ, दुख ही जन्म भेल दुख ही बितावल सपनों नहीं सुख मोर, जैसे इस तरह की रचनाएं जो है शिव पर आधारित रचनाएं, ठीक है, और भक्तिपूर्ण रचनाएं, शक्ति पर आधारित रचनाएं। जो मिथिलांचल का जो समाज है वो शाक्त प्रधान है। या पता होगा कि मिथिला के जो ब्राह्मण होते हैं वो मांस मछली भी खाते हैं। उसका कारण ये है कि मिथिला जो एक ऐसा क्षेत्र है जो भौगोलिक स्थिति का भी खान पान पर प्रभाव पड़ता है। तो मिथिला नदियों की भूमि, यहाँ बहुत सारी नदी, इसका नाम ही है तिरहुता, मतलब 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो बहुत सारी नदियां हैं मिथिलांचल क्षेत्र में। और इसके अलावा मिथिला में क्या है कि केवल वैष्णव लोग नहीं रहते, मिथिला में शक्ति अर्थात माँ दुर्गा, काली, श्यामा माई का मंदिर है दरभंगा में। तो ये शक्ति के जो उपासक होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, वो मांस मछली का प्रयोग करते ही हैं। और जो वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु के उपासना करते हैं वो मांस मछली का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मिथिलांचल में क्या है कि शक्ति धर्म के उपासकों की संख्या बहुत ज्यादा है, शाक्त समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे ब्राह्मण है वो शाक्त समुदाय के हैं। तो जो ब्राह्मण शाक्त समुदाय के हैं वो तो मांस मछली खाएंगे, क्योंकि उनकी देवी आराधना है, आराधना जो देवी की करते हैं वो भी इनका प्रयोग करती हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो वैष्णव है वो अभी भी मिथिलांचल में भी प्रयोग नहीं करता है। तो ये सब चीजें बात हम जब पढ़ेंगे उस चैप्टर में तो बहुत डिटेल्स में देखेंगे। अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो विद्यापति की जो है विद्यापति गीतावली, मैथिली अकादमी पटना एक संस्था है जो मैथिली के लिए बहुत ही समर्पित संस्था है। इस संस्था के द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है, मैथिली अकादमी पटना के द्वारा विद्यापति गीतावली, जो विद्यापति की अलग अलग मैंने रचना है, कविताएं हैं, अलग अलग जो उनका काव्य है।
मतलब गीत है, उस गीत का उन्होंने संकलन किया है मैथिली अकादमी पटना के द्वारा। विद्यापति के द्वारा सैकड़ों हजारों गीतें लिखी गई हैं, लेकिन इस हमें जो मैथिली अकादमी पटना के द्वारा जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित किया गया है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें जो पद संख्या 1 से 50 थी, माने 1 से 50 तक जो मैथिली अकादमी पटना के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक में जो 1 से 50 तक जो किताब गीत है विद्यापति का, वो हम लोग को वो सारा गीत पढ़ना है और उस गीत के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अही पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक सबक मुख्य रूप से अध्ययन अपेक्षित हुई। मतलब जो ये पाठ्य पुस्तक है आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा, जो पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक है उसको आपको, अभी तो जो पेपर 1 में जो भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास, वो तो हॉलिस्टिक, वो तो बैकग्राउंड था, वो तो समझ था। अब उस समझ को यहाँ पे यूज करना है और उसको यूज करते हुए इन चीजों को हमें पढ़ना है, डिटेल्स में कंप्लीट रूप से पढ़ना है। तो विद्यापति गीतावली मैथिली अकादमी पटना के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है, जिसकी पद संख्या 1 से 50 तक ये हमें पढ़ना है। इसके बाद है गोविंद दास, विद्यापति से 100 साल जूनियर है, 1350 में विद्यापति आए हैं, 1450 के आसपास गोविंद दास आए। तो विद्यापति तो गृहस्थ थे, मतलब वो तो परिवार था उनका, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो राजा के दरबार में रहते थे, राजकवि थे। लेकिन गोविंद दास भागवत भक्त थे। ये भागवत भक्त जो आपको बताया वैष्णव धर्म वाला, तो ये भागवत भक्त भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो ये मंदिर में नहीं, ये सन्यासी थे, ये मंडली में रहते थे, कीर्तन मंडली में, अर्थात रह करके केवल कीर्तन भजन जो आप सुनते होंगे, ये कीर्तन भजन किया करते थे और कीर्तन मंडली में रहते थे। और कीर्तन में जो हम लोग गाना गाते हैं, तो इन्होंने जो भी रचनाएं की वो कीर्तन के स्वरूप में की गई, ठीक है। इसीलिए इनके पद में जो है इसको श्रृंगार भजनावली कहते हैं। राधा कृष्ण के प्रेमपूर्ण प्रसंग श्रृंगारिक संबंध पे इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका भाव वैसा ही है जैसे एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रेम के संदर्भ में जो जैसा एक पुत्र का विचार होता है, वैसा ही इनका भाव है। इनके लिए जो राधा और कृष्ण है वो इनके माता पिता के समान है, ठीक है। तो ये जो श्रृंगार भजनावली के नाम से इनका पद संकलित है, ये भी मैथिली अकादमी पटना के द्वारा संकलित किया गया है, लिखा गया है। मैथिली अकादमी पटना ने इनका पुस्तक कंपाइल किया है। इनकी जो अलग अलग रचनाएं हैं, इन्होंने अलग अलग जो गीत कीर्तन भजन के लिए लिखा है, तो हजारों में गीत है, लेकिन मैथिली अकादमी पटना ने इनके 1 से 50 तक जो पुस्तक लिखी है, उसके 1 से 50 तक जो पद है वो गोविंद दास की गोविंद भजनावली जिसके नाम से संकलित किया है मैथिली अकादमी पटना ने, और उसका 1 से 50 तक हमें पद पढ़ना है। अब तीसरा है मनबोध का कृष्ण जन्म। तो विद्यापति 1350 में आए, गोविंद दास 1450 के आसपास इनका जन्म हुआ है, और मनबोध जो है जिन्होंने कृष्ण जन्म लिखा है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1750 के आसपास, 1700 के आसपास का है, मैंने उनसे गोविंद दास से भी जूनियर है। तो विद्यापति और गोविंद दास में ये था कि ये दोनों राधा कृष्ण के श्रृंगारिक विषयों पर ही लिखते थे। जब विद्यापति राधा कृष्ण के लौकिक श्रृंगार के लिए, उनके लिए राधा कृष्ण एक सामान्य स्त्री पुरुष था, जबकि गोविंद दास के लिए राधा कृष्ण एक भागवत भक्त थे, वो ईश्वर के समान थे गोविंद दास के लिए। लेकिन अब रचना में विधा में अंतर आया। अब क्या अंतर आया कि कृष्ण जन्म जो है लिखा गया है मनबोध के द्वारा, तो कृष्ण जन्म में वात्सल्य प्रेम। अब यहाँ पे राधा कृष्ण के श्रृंगार की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो कृष्ण जन्म, अर्थात कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण की बाल लीला कैसी है। यहाँ पे कृष्ण और जो है उनकी माता, जो एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जो माँ से जो लगाव होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। जो रस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वो वात्सल्य रस का है। वहां पे श्रृंगार रस था। राधा भी युवती थी, कृष्ण भी युवक थे, तो युवक और युवती के बीच जो प्रेमपूर्ण संबंध होता है, पति और पत्नी के बीच जो संबंध होता है, तो उस संबंधों की वहां पर चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण जन्म है मनबोध ने जो लिखा, वो टेस्ट को चेंज कर दिया उन्होंने। वो जो पहले युवक युवती वाला प्रेम था, श्रृंगारिक प्रेम था, उसको वात्सल्य में लिया। माँ और बेटे के बीच जो प्रेम संबंध है उस पर आधारित जो है ये उन्होंने रचना लिखी है मनबोध के द्वारा। मनबोध के द्वारा जो है सो कृष्ण जन्म लिखा गया है। ये सूरदास जो आप लोग जानते हैं कि सूरदास दाऊ बहुत खिजाओ भोंसो कहत झूठ को बोलो, मैं थोड़ा सा पद यहाँ भूल रहा हूं, तो है जसुमती कब जाए। हाँ, मतलब वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि ये जो मेरे बड़े भैया हैं, यानी ये दाऊ जो है, वो मुझे से कहते हैं कि जो तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया तुम्हें, बल्कि मार्केट से खरीद के लाया। ऐसा कह करके वो मेरे बड़े भैया दाऊ जो है, बलराम जो है, वो हमको चिढ़ाते हैं। तो वो इन्हीं के समकालीन थे, मनबोध के समकालीन। तो सूरदास तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना, मैं मनबोध पढ़ना है। तो उनकी जो कृष्ण जन्म है, यानी माँ और बेटे का जो प्रेमपूर्ण संबंध है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम स्त्री माने युवक और युवती के बीच का, जो पति और पत्नी के बीच का जो प्रेमपूर्ण संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। विद्यापति की रचनाओं में जो आकर्षण है उनके बारे में, और गोविंद दास में जो भजन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें जो माँ और बेटे का जो प्रेम है
इस सब देखिए अलग अलग विधा है। साहित्य, इसीलिए मैंने बताया कि साहित्य जीवन में भी उपयोगी है, ये आपको जीवन का समझ देगा। आप एग्जाम पास करना, मनुष्य का अगर 70-80 वर्ष का जीवन है तो उसमें क्या है कि जीवन, ये एग्जाम बीपीएससी क्लियर करना, यूपीएससी क्लियर करना एक बहुत ही छोटा पार्ट है, जबकि हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे सफल हो। एक जब हम यहाँ पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाएं तो हमारा जो है सो क्या पहचान रहे, हम क्या कुछ दे पाए। अगर कुछ देने में सक्षम ना हो तो हमारे कृति से, हमारे कार्य से ऐसा कुछ भी ना हो कि मानवता को धब्बा लगे। इतना तो कम से कम हमें जरूर करके जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको भाषा और साहित्य का अध्ययन जो है एक आपको अच्छे व्यक्ति बनने में, अच्छे मानव के रूप में ये आपके योगदान करेगा, ये सब चीज पढ़ना। उसके बाद देखिए समय का काल चक्र आगे बढ़ता है। मनबोध के बाद जो 1750 में पैदा हुए थे चंदा झा आते हैं। तो चंदा झा जो है मिथिला भाषा रामायण लिखते हैं, जिसमें हमें मात्र सुंदरकांड पढ़ना है। चंदा झा का टाइम पीरियड जो है 1830-60 के आसपास है, 1857 मान लीजिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास इनका टाइम पीरियड है, चंदा झा के दौर। तो ये जो है अभी तक क्या हुआ आपको जैसा कि पता होगा कि वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण 100 BC के आसपास ही लिख दिया गया था, ठीक है, 100 BC के आसपास ही लिख दिया गया था वाल्मीकि रामायण। तो क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण बाद में लिखा जाने लगा, लेकिन मैथिली भाषा में 1850 तक कोई रामायण नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो चंदा झा ने पहली बार मैथिली भाषा में 1850 के आसपास रामायण लिखा था, जिसको मिथिला भाषा रामायण कहते हैं, ठीक है। ये अन्य हरेक, जैसे अवधि जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखा है वो अवधि में लिखा है। वाल्मीकि जी ने 100 BC के आसपास जो रामायण लिखा है वो संस्कृत में लिखा है। वो उसी तरह से दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, उसमें भी रामायण लिखा गया है। तो चंदा झा जो रामायण लिखते हैं वो मिथिला भाषा रामायण लिखते हैं 1850 के आसपास, और मैथिली भाषा में पहली बार रामायण लिखते हैं। और मैथिली भाषा का पहला महाकाव्य है। और ये कृष्ण जन्म जो है मनबोध का, वो मैथिली भाषा का पहला प्रबंध काव्य है। और प्रबंध का महाकाव्य क्या होता है ये आगे बताएंगे। तो इस मिथिला भाषा रामायण में मात्र हमको सुंदरकांड पढ़ना है। जो रामायण है उसमें 7 कांड है, बालकांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अलग अलग कांड है। उसमें सिर्फ जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में हनुमान की वीरता है। अर्थात सुंदरकांड में जो हनुमान जी जो है सीता की खोज के लिए लंका गए थे और वहां जो सीता का पता लगा करके फिर राम के पास वापस आ गए थे। तो ये जो पूरी घटना है, सिर्फ इस घटना के बारे में मात्र हमें एक कांड पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा रामायण पढ़ना है। देख रहे हैं कि आप सिलेबस कितना शॉर्ट है, छोटा सिलेबस। अब जो है 1830-50 में आप तो देख लीजिए चंदा झा का रामायण आ गया। अब इस समय का कालखंड फिर आगे बढ़ता है, समय और आगे बढ़ता जा रहा है। अब समय आ गया यात्री जी के पर। यात्री जी वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ये हिंदी में नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं और मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रगतिवादी, इनका जो टाइम पीरियड है ये 1900 के आसपास का है। तो इनका जो चित्रा जो काव्य संग्रह है वो भी 1930-50 के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसके आसपास का है चित्रा। इसमें क्या है, चित्रा जो है, चित्रा का मतलब क्या, चित्र मतलब फोटो। तो इनका जो है एल्बम है, इसको कहते हैं एल्बम भी का। जैसे एल्बम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो एल्बम होता है वो जन्म से लेकर के अलग अलग प्रसंग का है, जैसे मुंडन का होगा, उपनयन का होगा, विवाह का होगा, बच्चा पैदा हुआ उसका होगा, अलग अलग अवस्था में उसका जो है संतानोत्पत्ति का, फिर उसका बच्चे का मुंडन हुआ, मतलब अलग अलग उसके जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उसका जो है कंपाइलेशन होता है एल्बम। उसी तरह से यात्री जी जो है उन्होंने जो चित्रा लिखा है, चित्रा ये कंपाइलेशन है। 1930 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का जो मिथिलांचल का जो समाज है, मिथिला के समाज में जो अलग अलग हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, दलित है, हाँ महिला है, किसान है, जो समाज के उपेक्षित और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनका मुख्य रूप से चिंतन किया। यात्री जी के नाम से ही आपको ये पता हो जाना चाहिए, यात्री जी प्रगतिवादी कवि हैं। अर्थात जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ जाति, धर्म, लिंग, उसके लिए यात्री जी आवाज उठाते हैं। तो यात्री जी पहले मैथिली साहित्य के आधुनिक कवि तो चंदा झा को माना जाता है, मैथिली साहित्य के प्रगतिवादी कवि माना जाता है, जो इन चीजों को काफी मुखरता। यात्री जी अपनी जब चित्रा पढ़ेंगे उसमें वो कवि का कर्म बताते हैं। उसमें कहते हैं, उठह कवि तो दहक ललकार कने, गिरि शिखर पर पथिक तल चढ़ते रे, अन्न नहीं छे, कैचा नहीं छे, कौड़ी नहीं छे, गरीबक नेना कोना पढ़ते रे। मतलब जो गरीब का बच्चा है उसके पास न अन्न है, जो उसका ना पेट भरा हुआ है, ना उसके जेब में रुपया है, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो उठा कवि तो दहक ललकार, हे कवि तुम उठो, तुम ललकार दो, तुम ऐसे गरीब, ऐसे कमजोर, ऐसे वंचित, ऐसे उपेक्षित,
ऐसे लोगों के लिए तुम आवाज बनो। कवि का काम ये नहीं है कि केवल स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेमपूर्ण संबंध है उसी पर चर्चा करे। कवि का काम ये नहीं है कि जो सामंत लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े बातें करे, उनके आमोद प्रमोद विनोद के लिए रचनाएं करे। नहीं, कवि का काम है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, उनके लिए रचनाएं करे, उनकी परेशानियों को अपने कविता में, अपने काव्य में स्थान दे। तो ये जब यात्री जी का पढ़ेंगे चित्रा, तब इसमें हम बहुत डिटेल से एक एक चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आरसी प्रसाद सिंह सूर्यमुखी लिखते हैं। आरसी प्रसाद सिंह हमारे गांव के बगल के ही हैं, उनका घर है, तो ज्यादा थोड़ा सा क्लोजनेस फील होता है। आरसी प्रसाद सिंह और एक वो है सुमन जी है, प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन, वो दत्तवती लिखते हैं, वो यूपीएससी में पढ़ना है, एक राष्ट्रीय महाकाव्य है, वो भी हमारे गांव के ही। तो आरसी प्रसाद सिंह जो है सूर्यमुखी का रचना करते हैं। तो सूर्यमुखी भी क्या है कि सूर्यमुखी का जो फूल होता है, तो उनको सूर्यमुखी फूलों में जो है सूर्यमुखी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उनको फूलों में सूर्यमुखी सबसे ज्यादा क्यों प्रिय है और सूर्यमुखी से वो क्या इंगित करना चाहते हैं, ये आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि आरसी प्रसाद का जो ये सूर्यमुखी है, इसमें उन्होंने मिथिला मैथिली की एकता, किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या, दलित जो यात्री जी करते हैं, मिथिला की बात, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, भारत के प्रति प्रेम, इन सभी बातों को लगभग जैसे यात्री जी चित्रा में करते हैं, उसी तरह से आरसी प्रसाद जी भी सूर्यमुखी में करते हैं। इसको हम जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मुंशी रघुनंदन दास का मिथिला नाटक। जैसे अभी आपको यहां पे आप देख रहे थे, यहां पे क्या है, आधुनिक मैथिली नाटकक विकास। यहां पे जो आधुनिक मैथिली नाटकक विकास ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, आधुनिक मैथिली नाटकक विकास। ये आधुनिक मैथिली नाटक का विकास है। जैसे आपको मैंने बताया कि मध्यकाल का मिथिला जो था वो स्वर्ण युग था। किसके लिए? नाटक के लिए, जो उसमें लेकिन कीर्तनीय नाटक होता था मुख्य रूप से। तो कीर्तनीय नाटक जो था वो ईश्वरीय प्रधान नाटक था। लेकिन पहली बार आधुनिक मैथिली नाटक में क्या हुआ कि ये जो आधुनिक मैथिली नाटक जो विकास हुआ है, तो आधुनिक मैथिली नाटक का जो पहला है सुंदर संयोग है, पंडित जीवन झा के द्वारा लिखा गया है 1904 ईस्वी के आसपास। ये पहला मैथिली नाटक है। तो अब बताएंगे, जब नाटक के शिल्प को बताएंगे तो हम क्या करते हैं कि अपना इंटीग्रेटेड करके पढ़ाते हैं। जैसे आधुनिक मैथिली नाटक का विकास पढ़ाएंगे तो उसी के साथ जब आधुनिक मैथिली नाटक का बताएंगे कि मध्यकालीन मैथिली नाटक से आधुनिक मैथिली नाटक में अंतर किस प्रकार से आया है। ठीक है, जैसे अभी अब समय का ही देख लीजिए कि 1990-91 से पहले का देश समाज, जब मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था, उससे पहले का समाज और मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर के आने के बाद समाज में कितना फर्क आ गया। उसी तरह से मैथिली नाटक में भी फर्क आया है कि जो मध्यकाल का जो नाटक था उसके शिल्प में, उसमें क्या था, ईश्वर प्रधान था, ईश्वर पर ज्यादा विषय वस्तु पर चर्चा होती। और आधुनिक मैथिली नाटक जब आया है उसमें क्या हुआ है कि जो समाज का जो जनमानस का आम समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, दलित, स्त्री विमर्श, ये सब ज्यादा हावी हो गया। तो इसी में देखिए क्या है कि मुंशी रघुनंदन दास जो है ये रामेश्वर सिंह के जो है समकालीन में दरभंगा महाराज थे। मिथिला नाटक ये लिखे हैं। मिथिला नाटक में क्या है कि आपको पता होगा कि जब भारत एक गुलाम था उसी के समय लिखा गया भारत दुर्दशा। ये एक प्रतीक नाटक है। प्रतीक नाटक का अर्थ बताएंगे बाद में। ये एक प्रतीक नाटक है। तो ये मुंशी रघुनंदन दास जो है ये लिखे हैं क्या, मिथिला नाटक। तो ये भारत उस समय गुलाम था, तो भारत दुर्दशा जो लिखा गया था हरिश्चंद्र के द्वारा, हिंदी में पढ़ना होता है वो, तो वो भी इसी पैटर्न पे लिखा गया है। तो जब भारत गुलाम था तो उस समय अलग अलग, जैसे लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था और रिपन ने उसको बाद में हटा दिया था। तो लिटन ने जो लगाया था उसमें क्या था कि जो भारतीय पत्र पत्रिकाएं जो ब्रिटिश सरकार की विरोध करेंगे उन पे वो क्या करता था कि भारत की पत्र पत्रिका को ही बैन कर देता था, भारत के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर देता था। तो उस समय क्या था कि उन एक्ट्स के चलते डायरेक्ट आप ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की डायरेक्ट आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जेल हो जाना था और भी प्रताड़ना संभव था। तो जो साहित्य ने भी, अब देखिए यहाँ पे साहित्य का हिस्ट्री से क्या संबंध, तो साहित्यकारों ने इसका एक तरीका निकाला कि भाई क्या किए, अब डायरेक्ट हम तुम्हारी आलोचना करेंगे तब तो तुम हमारा बैन कर दोगे, प्रतिबंध करोगे हम पे। तो रघुनंदन दास ने क्या किया कि प्रतीक नाटक लिखा। उन्होंने मिथिला नाटक में क्या किया, इसमें कलयुग जो है, कलयुग मतलब जो अलग अलग, अभी जो कलयुग का समय चल रहा, पहले द्वापर युग, सतयुग, जो कृष्ण भगवान थे वो द्वापर युग के थे, अभी कलयुग का समय चल रहा जिसमें कल्कि का अवतार होगा। तो कलयुग, तो इन्होंने क्या किया, एक मिथिला नाटक लिखा। मिथिला नाटक में उन्होंने ये दिखाया कि कलयुग का जो है मिथिला पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कलयुग के कारण जो है मिथिला जो है बहुत ही पिछड़ गया है, गरीब है,
मैंने बहुत ही बेकार स्थिति में अपकर्ष को मिथिला प्राप्त कर रहा है कलयुग के प्रभाव आने के बाद। तो और उन्होंने बड़े चालाकी से कलयुग को प्रतीकात्मक रूप से, यही प्रतीक जो बोल रहे थे हम, कि कलयुग को प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने ये बता दिया कि कलयुग जो है अंग्रेज है। उन्होंने के नाटक में केवल कलयुग का जिक्र किया, लेकिन समझने वाला समझ गया कि कलयुग जो है प्रतीक के रूप में है, वो कलयुग के स्थान पे अंग्रेज के बारे में कहना चाह रहा है। तो वहां पे ये जो है, और भारत दुर्दशा जो है हरिश्चंद्र ने लिखा है, उसमें क्या है कि वो उसका भी टॉपिक यही है। तो उसमें अंतिम में क्या होती है कि भारत माता आत्महत्या कर लेती है, मतलब अपने दुख के कारण। लेकिन ये जो है मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से ये लिखा गया है मिथिला नाटक। इसमें क्या होता है कि अंत में भारत माता जो है मिथिला है, मिथिला माँ सीता यहाँ की बेटी है, तो माँ सीता की आराधना करता है मिथिला करती है। तो माँ सीता प्रकट होती है और अपने पुण्य द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा जो है जो मिथिला का फिर से उन्नति कर देती है। तो ये मिथिला नाटक है। इसमें देखिए हिस्ट्री का कनेक्शन हो गया और ये आपका साहित्य का हो गया। और इस प्रकार जो है साहित्यकार ने भी, जो साहित्यकार होते हैं उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। मिथिला नाटक लिख करके मुंशी रघुनंदन दास ने मिथिला मैथिल लोगों को के लिए राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में काम किया है। तो साहित्यकार का भी राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय निर्माण में योगदान होता है। इसलिए साहित्य जो है, जो हम आपको बताए थे कि साहित्य जीवन में, प्रशासन में, राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में, जो आपका कैरेक्टर है उसको भी अच्छा बनाने में साहित्य का योगदान होता है। अब देखिए आरसी प्रसाद सिंह का तो सूर्यमुखी आपने देख ही लिया, मुंशी रघुनंदन दास का मिथिला नाटक आपने देख लिया। उसके बाद क्या है कि प्रोफेसर हरिमोहन झा का कन्यादान और द्विरागमन। ये कन्यादान और द्विरागमन उपन्यास है, जो यहाँ पे ये जो पढ़ना है आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास। तो वहां पे तो केवल आधुनिक मैथिली उपन्यास, उसमें तो बहुत सारे उपन्यास हैं जो 1860 से लेकर के 2022 तक उपन्यास लिखा गया है मिथिला में। ऐसे तो बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन वहां पे तो हम उपन्यासों का लिस्टिंग करेंगे और बताएंगे कौन उपन्यास में क्या है, उसके कौन टॉपिक में किसमें क्या विमर्श किया गया है। यहाँ पर तो ऊपर ऊपर ही बात होगी, लेकिन काफी डिटेल्स में 1860 से लेकर 2022 तक की सारी बातें होंगी। लेकिन उसमें हमें पेपर 2 में सिर्फ एक ही उपन्यास पढ़ना है, वो है प्रोफेसर हरिमोहन झा के द्वारा लिखा गया कन्यादान और द्विरागमन। ये 2 उपन्यास है। मतलब द्विरागमन जो है कन्यादान का सेकेंड वर्जन है, ठीक है, 2.0। तब कन्यादान जो उपन्यास है, कन्यादान उपन्यास में कहे छे कि हमरा बुच्ची दाय नहीं बुझब, अब हम मिस बुच्ची भ गेलहुं हन। अब हम मिस बुच्ची जो भ गेलहुं हन, मिस बुच्ची द्विरागमन में छथिन आ कन्यादान में जो छथिन कथी छथिन कि बुच्ची दाय छथिन। तो बुच्ची दाय आ मिस बुच्ची के बीच में जे केना छै से चेंजेज एलै हन, ओकरा छै से अपना सब पढ़बै में। तो मोटा मोटी एक बात हम कह दी कि कन्यादान के कारण जो प्रोफेसर हरिमोहन झा एते हंसी मजाक, मिथिला के लोग किए प्रसिद्ध छै कि चुटीले अंदाज में बात करे छै, रसगर बात सब करे छै, प्रेम से बात करे छै, एहन बात केलक जे सुनि के आह्लादित होइ छै, सुनि के लोग आनंदित होइ छै। तो वह जो छै से हरिमोहन बाबू जे छै से कन्यादान को उपन्यास में केलखिन हन, जाहिमे कन्यादान मतलब की होइ छै कि जब विवाह होइ छै तो विवाह में एकटा कन्यादान के एकटा विध होइ छै। कन्यादान एकटा परंपरा के तौर पर विवाह के दौरान कयल जाइ छै। वह कन्यादान के दौरान ई बतबै छथिन कि 12-13 वर्ष के एकटा बालिका छथिन जिनकर नाम छै बुच्ची दाय, आ एकटा सीसी मिश्र छथिन, चंडी चरण मिश्र, सीसी मिश्र। आब सीसी मिश्र के जे छै से पहले मिथिलांचल में बियाह होइत रहे तो लड़का लड़की एक दूसर के मुंह नहीं देखैत रहे, मतलब कुल वंश के आधार पर विवाह होइत रहे। एखनो किछु परंपरा छै ये, तो लड़का लड़की के विवाह होइत रहे। तो सीसी मिश्र जे छथिन, चंडी चरण मिश्र, वो मतलब बहुत पढ़ल लिखल, बहुत हाईली एजुकेटेड रहथिन, लेकिन हुनका अच्छे से बुच्ची दाय से बियाह हो गया, जो बुच्ची दाय के पढ़ल लिखल नहीं आबैत रहे। तो वही सब बड़ा रमनगर उपन्यास से जब पढ़ा तब बड़ा रस लेबे कराऊँ सब, लेकिन एखन डिटेल्स में नहीं जेबे क्योंकि एखन हम सिलेबसे पर जा रहल छी। तो बड़ा मने इंटरेस्टिंग उपन्यास है। और यह उपन्यास के कारण छै जे अन्य भाषा, जब बांग्ला भाषा के लोग छथि, जे साउथ इंडिया में जब तेलुगु भाषा के लोग छथि, जिनका साहित्य में रुचि छनि, उ सब पहले मैथिली भाषा सिखलखिन आ तकर बाद छै से ई कन्यादान उपन्यास पढ़लखिन। तो मैथिली भाषा के राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान दियावे में हरिमोहन झा के बड़ पैघ योगदान छै, ठीक छै। तो ई कन्यादान आ द्विरागमन छै। ओकर बाद एगो छै राजकमल के ललका पाग। राजकमल के ललका पाग ई कथा छै, आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास छै। तो आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास छै। ई लघु कथा में आबै छै राजकमल के ललका पाग। ललका पाग मिथिला के पहचान की छै? पाग। मिथिला के पहचान में कहल जाइ छै पान, मखान आ माछ। ई पान आ मखान माछ जे छै से मिथिला के पहचान छै। आ पान मखान पान ओहि के साथ साथ की छै कि एकटा पागो छै। ओनाहितो पाग जे छै से पाग की पगड़ी किसी व्यक्ति की गरिमा का प्रतीक है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है पगड़ी।
कहते हैं कि तोहर पगड़ी उछाल दिलकै, फिर ओकर पगड़ी उछाल दिलकै, मतलब ओकर पगड़ी जे छै ओकर पाग छै से गिर पड़लै, मने ओकर प्रतिष्ठा के हनन भऽ गेलै। तऽ ललका पाग छै इहो स्त्री विमर्श पर छै, कियाकि 1950 के आसपास जते हम बतेलहुँ कि मैथिल महासभा के 9 सूत्री सिद्धांत रहे, तो वैवाहिक समस्या के बड़ विस्तृत विवरण भेलै हन, चाहे वो कन्यादान में हो कि ललका पाग में हो। ओहिठाम ई देखायल गेलै हन कि एहिठाम चननपुर वाली कन्या, एहिठाम चननपुर वाली कन्या जे एगो डॉक्टर साहब छथिन, ओहि डॉक्टर साहब के जे सौतेली माँ छथिन चननपुर वाली, मिथिला में की होइ छै ने कि जे औरत के नाम नहीं लेल जाइ छै, ओहि औरत के जे छै से गांव के हिसाब से ओकरा बजल जाइ छै। जेना ई छै तऽ बघौल वाली, तो बघौल के कोनो औरत छै तऽ ओकरा की कहतै बघौल वाली, ओकर नाम नहीं लेते कि ओकर नाम अगर मानियो कि किछो छै श्वेता नाम छै, श्वेता झा, तो श्वेता झा नाम नहीं लेते, ओकर नाम लेते बघौल वाली। तो वह जो बात है से ललका पाग में छै से चननपुर वाली जे कन्या छथिन, चननपुर वाली कन्या की कहे छै कि बेटा छथिन, तो चननपुर वाली कन्या कुचक्र करै छथिन। कुचक्र ई करै छथिन कि ओ जे हुनकर विवाह भऽ जाइ छै, हुनकर जे बेटा छथिन डॉक्टर साहब, तऽ सौतेली माँ छथिन चननपुर वाली, तो हुनकर बेटा के विवाह भऽ चुकल रहै छै, तो एकटा कुचक्र अफवाह फैला दै छथिन अपन पुतोह के बारे में कि एकर चालि चलन खराब छै। ओ एहि दुआरे फैलबै छथिन कि हुनकर एकटा रिश्तेदार में एगो लड़की छथिन, तकर बियाह जे छै से अब डॉक्टर साहब से करा देल जाए। इएह सब चक्र में बढ़ै छै, अंतिम तक जे डॉक्टर साहब के रियलाइज होइ छै कि नहीं भाई ई गलती भेलै हन, आ ओही क्रम में ई पूरा कहानी के प्रसंग होइ छै। तो ओही में छै से ओहि लड़की के, ओहि बेचारी के, लड़की के नाम तिरु रहै छै, तो तिरु के की स्थिति वर्णन होइ छै, ओकरा कते कते कष्ट उठबऽ पड़ै छै, ओहि सबके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन छै, जे जखन पाठ्यक्रम हेतै, पाठ हेतै, तखन ओहि विषय के बारे में हम पढ़ब। आब जे छै एगो हम छोड़ि देने रहूँ, जानि के छोड़ि देने रहूँ, प्रोफेसर रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह। ई जे अहाँ देखलिए सिलेबस में आधुनिक मैथिली निबंध एवं आलोचना के विकास, तो ई जे प्रबंध संग्रह छै ओ निबंधक पोथी छै। अब देखियो यहाँ अहाँके कनेक्शन देखा रहल छै, जेना कथा भेलै तऽ कथा में ललका पाग आबि गेलै, आधुनिक मैथिली कथा के विकास रहै तऽ ललका पाग आबि गेलै। आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास छै, ओहि उदाहरण में जे छै से कन्यादान आ दुरागमन आबि गेलै। अब आधुनिक मैथिली निबंध के विकास छै, तऽ निबंध के विकास में रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह छै। तऽ प्रबंध संग्रह जे छै से एहिमे 5 गो निबंध छै। तत्कालीन मिथिला में की छलै कि अब जेना अभियो के समय में छै ना किछु कंट्रोवर्शियल टॉपिक होइ छै, जेना अब ये छै यूनिफॉर्म सिविल कोड छै, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में होइके चाही या नहीं होइके चाही, एक बारे में एकटा राष्ट्रीय विमर्श छै। अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 है, आज से किछु साल पहले तक एक राष्ट्रीय विमर्श रहा, आजादी के बाद 370 हटबे के चाही कि नहीं हटबे के चाही, ओनाहिते डिबेटेबल पॉइंट रहे। तो ओनाहिते मैथिली भाषा और साहित्य में भी किछु डिबेटेबल पॉइंट छै। तो डिबेटेबल पॉइंट ई छै कि जे मैथिली भाषा के आदिकालीन सामग्री, मतलब मैथिली भाषा के आदिकाल जे छै ओ कोन प्रकार के रहलै, एहि पर अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत छै। तो प्रोफेसर रमानाथ झा जे छथिन ओ मैथिली साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक छथिन, सर्वश्रेष्ठ विद्वानक कैटेगरी में आबै छथिन। और यात्री जी हिनका आलोचना सरोवरक हंस कहै छथिन, अर्थात रमानाथ बाबू आलोचना सरोवरक हंस छथिन, यात्री जी कहै छथिन। तो एहिसँ अहाँ बुझि सकै छियै कि हिनकर प्रतिष्ठा कतेक ऊँच हेतै। तो ओहि टाइम एकटा ई रहै कि जे 5 गो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे मिथिला मैथिली के, ओहिमे एकटा टॉपिक ई रहे कि जे मैथिली साहित्य के जे आदिकाल छै, तो आदिकाल साहित्य में कोन कोन प्रकार के सामग्री आबै छै, एहि पर अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत रहे। तो ओहि पर रमानाथ बाबू अपन एकटा बहुत ही उच्च रिसर्च पेपर के द्वारा जे निबंध रूप में प्रकाशित छै प्रबंध संग्रह में, ओहि पर अपन विचार रखलखिन, जे हम जखन सब्जेक्ट पढ़बै तखन देखबै। ओकर बाद एकटा ई छै कि विद्यापति के शिव सिंह, विद्यापति के शिव सिंह में ओहि ई छै कि विद्यापति के जेना हम बतेलहुँ, विद्यापति जे राधा कृष्ण के श्रृंगारिक गीतक रचना करै छथिन, ओहि श्रृंगारिक गीतक रचना में की होइ छै कि जे राधा कृष्ण छथिन, तो ओकरा किछु विद्वान मानै छथिन कि राधा कृष्ण छथि, किछु विद्वान ई मानै छथिन कि जे कृष्ण छथि ओ विद्यापति के जे संरक्षक रहथिन, जे राजा रहथिन, जिनका राज दरबारी कवि विद्यापति रहथिन शिव सिंह, ओ जे कृष्ण छथि ओ नहीं शिव सिंह छथि, अर्थात विद्यापति जे कृष्ण के नाम से रचना कर रहल छथिन ओ कृष्ण नहीं भऽ कऽ राजा शिव सिंह छथि। एहि पर विद्यापति की मत छै ओ प्रकाशित छै। ओकर बाद जे छै गोविंद दास झा, जो गोविंद दास भजनावली जे अपना सब छै, ओहि पर विद्यापति के की राय छै से वर्णन छै। तकर बाद एहिमे एकटा और टॉपिक छै जे पर निबंध लिखल गेल छै कि मध्यकालीन मिथिला नाटक, जे अहाँके बतेलहुँ कि मध्यकाल जे छै मिथिला नाटक के स्वर्ण युग छलै, तो एहि मध्यकाल जे छै से मिथिला नाटक के स्वर्ण युग छै। तो ओहि पर रमानाथ झा कहै छथिन कि मिथिला नाटक जे मध्यकालीन मिथिला नाटक कीर्तनिया छै ओ नाटक नहीं भऽ कऽ नाच छै,
तऽ रामानाथ झा ओकरा नाटक नहि मानै छथिन। रामानाथ झा कहै छथिन कि कीर्तनिया जे छै नाटक नहि नाच होइ छै। किया नाच एहि दुआरे होइ छै कि एकर जे मुख्य पात्र होइ छै ओ होइ छै गोरहिक। गोरहिक मतलब भेलै कि जे पैर गोर द्वारा मतलब गोरसँ नाच बेसी करै छै। ओहिठाम डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छै से एकरा नाटक मानै छथिन। एहि दुनू विद्वानके बीचमे जे मत भिन्नता छै, अलग अलग मत छै, ओ एहि निबंधमे बहुत ही गहीर रूपसँ रामानाथ झा अपन तर्कके द्वारा साबित करै छथिन कि कीर्तनिया छै से नाटक नहि नाच छै। लेकिन एकरा हम पढ़बै चैप्टरके डिटेल्समे पढ़बै। एहने किछु निबंध आओर छै जे जखन ओ टॉपिक हेतै तखन हम पढ़बै। आब प्रिय छात्रगण, एहि प्रकार से देख लेलिए कि हम सब देख लेलहुँ कि मैथिली भाषा और साहित्य के सिलेबस एहि प्रकार से अहाँके पूर्ण भऽ गेल। मने एतबे पढ़बाक छै, बहुत ज्यादा किछु नहि छै, बहुत ज्यादा एहिमे किछु नहि छै। तऽ अहाँ देख लेलिए कि सिलेबस कतेक इंटीग्रेटेड छै। सिलेबसके विद्यार्थी जेना अहाँ सिनेमा देखै छियै, 3 घंटाके सिनेमा देखै छियै, तऽ ओहिमे अहाँ कोनो मेहनत नहि पड़ैए। अहाँ 3 घंटाके मूवी देखलहुँ, आरामसँ देखैत देखैत ओ सिनेमा खत्म भऽ जाइ छै। किएकि ओकर कॉन्सेप्ट क्लियर होइ छै, एहि प्रकारसँ ओकरा प्रेजेंट कयल जाइ छै कि ओ आरामसँ व्यक्तिके समझमे चलि आबै छै। ओनाहिते पढ़ाइयोके साथ ओ छै कि अगर ओ पढ़ाइके अगर टीचरके कॉन्सेप्ट क्लियर छै, अगर टीचरके अपन समझ व्यापक छै, अगर ओ मेहनत कऽ रहल छै, अगर विद्यार्थियों, लेकिन सिनेमा तऽ छै नहि कि एक बार देख कऽ बिसरि जेबै। एहिठाम अहाँके अपनो मेहनत करऽ पड़त, निश्चित रूपसँ अहाँके पर्याप्त मेहनत करऽ पड़त। एहिमे कोनो कोताही नहि छै, हम नहि कहब अहाँके मेहनत नहि करऽ पड़त। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्टके बात छै, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हेतै। एक एक चीजके एक एक टॉपिकके पूरा विस्तार पूर्वक जतेक डिटेल्समे भऽ सकै छै, जतेक डिटेल्समे पूरा मार्केटमे अवेलेबल छै, ओहिसँ बेसी बढ़िआँ डिटेल्समे अहाँके नीक जकाँ एक एक चीजके परीक्षाके मांगके अनुरूप बीपीएससी 66वीं जे प्रश्न मने परीक्षा भेलैए, जेना परीक्षामे प्रश्न पूछल जाइ छै, केना ओहिके उत्तर हेबाक चाही, एक एक 100% डिटेल्सके साथ अहाँके हम पढ़ायब। एक एक चीजके हमर प्रयास जरूर रहत, प्रयास नहि बल्कि वादा रहत। तऽ ई बात छै। एहि प्रकारसँ अपना सब देख लेलिए कि मैथिली भाषा और साहित्यके सिलेबस कोन प्रकारसँ छै। तऽ अहाँ ई कोर्सके जे छै से परचेज कऽ सकै छियै। उद्यन ISPCS जे छै से मोबिशाला प्लेटफॉर्म पर जे छै ई कोर्स अवेलेबल रहतै। UDYA 2022 ई एकर सब्जेक्ट कोड छै, इंस्टीट्यूटके कोड छै। एहिके द्वारा अहाँ जे छै से पूरा लेक्चरके एक्सेस कऽ सकै छियै। तऽ एहि प्रकारसँ अहाँ देख लेलिए कि हम अहाँ की बतेलहुँ कि मैथिली भाषा और साहित्य की छियै। मैथिली भाषा और साहित्यके अहाँ वैकल्पिक विषयके रूपमे लऽ सकै छियै। एकर की प्रावधान छै, बीपीएससी के एवरग्रीन सब्जेक्ट छै मैथिली। एकर जे छै से प्रदर्शन हर बेर अच्छा रहलै हन, 65वीं हो, 64वीं हो, 63वीं हो, एकदम जीएस पढ़ै लए अहाँके पर्याप्त समय भेट जायत। ई कक्षा जे छै से ऑनलाइन क्लासमे हेतै। ऑनलाइन क्लासके अपन एडवांटेज छै, एकर जे छै से लाइव लेक्चर अहाँके रहत, रिकॉर्डेड लेक्चर रहत, पर्सनल इंटरेक्शन सेहो छै, समयके बचत अहाँके पर्याप्त हैत, धनके बचत सेहो हैत। ओकर बाद ई सब अहाँके पूरा सिलेबस छै, जे मैथिली भाषाके इतिहास छै, साहित्यके इतिहास छै, और जे छै से जे पद्य खंड छै, जाहिमे विद्यापति गोविंद दासके कविता सब छलै, रचना सब छलै हुनकर, और जे गद्य खंड भेलै, जे राजकमलके ललका पाग भेलै, या कन्यादान द्विरागमन भेलै, या प्रबंध संग्रह जे छै रामानाथ झाके निबंध भेलै। ई सब हम एकदम इंटीग्रेटेड कऽ के पढ़ाएब। एक एक चीजके डिटेल्समे एक एक चीजके फरचा स्पष्ट रूपसँ बुझायल जेतै, तऽ कोनो प्रकारके कोनो कतहु समस्या नहि रहतै। तऽ आब ई जे छै से आब हमर पहिल क्लास जे छै से अंतिम और कक्षा अंतिम समयमे चलि रहल छै। आब जे छै से हम नेक्स्ट क्लासमे अहाँसँ मिलब। तऽ नेक्स्ट क्लासमे जखन हम मिलबै तब हम अहाँके ई सिखायब कि मैथिली जे छै, मैथिली एकटा मिसकंसेप्शन लोगमे छै कि मैथिली लिखनाइ आबै छै, लिखनाइ हैत। अरे लिखनाइ किया नहीं हैत? अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं, अगर आप हिंदी भाषा पढ़ना लिखना जानते हैं तो मैथिली आराम से पढ़ लिख सकते हैं। मैथिली के लिए भी देवनागरी लिपि में ही प्रयोग होता है। ये देखिए देवनागरी लिपि, हिंदी की भी देवनागरी लिपि है, मैथिली में भी देवनागरी। मैथिली की अपनी लिपि है तिरहुता, लेकिन तिरहुता लिपि का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो जो लोग हिंदी का और मैथिली का 98% शब्द समान है, और तो शब्द में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक लिखने की बात है तो वो हमारी अगली कक्षा होगी, उसमें आपको हिंदी से मैथिली में कैसे लिखते हैं ये मुश्किल से 40-45 मिनट का एक कक्षा होगा। इसका मोटा मोटी आपको बता देंगे, और जितना भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जितना भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, तो उस सबको आपको तो नोट्स के फॉर्म में PDF में दिया ही जाएगा, और आपको एक समझ के साथ उसको लिख सकते हैं। और UPSC का भी एग्जाम हुआ है, नीलमा खोरबाल उड़ीसा की है, हाँ, कई लोग हरियाणा पंजाब वहाँ के लोग मैथिली भाषा और साहित्य लेकर के UPSC में अच्छा रैंक ले आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग ले रहे हैं। तो आप तो बिहार के ही हैं, तो आपको, अगर मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ बिहार से और अलग जगह से भी हैं, तो भाषा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और हमारा जो पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो हिंदी ही होगा, मुख्य रूप से हम हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे, और बीच बीच में हम मैथिली भाषा का भी प्रयोग करेंगे, ताकि जो जिनको हिंदी नहीं भी आती हो वो भी आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और नोट्स जो है चूंकि हिंदी मैथिली में लिखना है, नोट्स आपको मैथिली में मिलेगा, और हिंदी मैथिली में कोई अंतर नहीं है। आप
कहीं से भी हों, अगर आप हिंदी अगर आपको बोलनी आती है तो मैथिली में बोलेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, अगर हिंदी आती है तो हिंदी में बोलेंगे तब भी समझ में आएगा। इसलिए भाषा इज नॉट ए बिग इशू। तो इस प्रकार हम देख लिए हैं। अब अगली कक्षा में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको मैथिली भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं बहुत ही सरल, सहज अंदाज में पढ़ाएंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ मैं अपनी इस कक्षा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।